हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सेकिंगर कहता है क्या बात है, तुमने कर दिखाया, तुमने उसे मार दिया, बहुत कमाल के हो तुमने मॉन्स्टर्स के सबसे ज्यादा ताकतवर लीडर को इतनी आसानी से हरा दिया, आखिरकार क्लास एस हीरो हो तुम। तो यहाँ पे ड्राइव नाइट बोलते हैं कि किसने बोला इसको हराना आसान था, ये बहुत ज्यादा ताकतवर था और अगर मैं अपने मेथड्स का इस्तेमाल करता तो शायद मुझे कभी मौका नहीं मिलता इसको मारने का। ये कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया था और इसका ध्यान बढ़ गया था। इसके अलावा मैंने इससे लड़ने से पहले इसके बारे में डेटा कलेक्ट किया था, इन्हीं वजह से मैं जीत पाया हूँ। तो सेकिंगर कहते क्या डेटा कलेक्ट किया था? तो ड्राइव नाइट कहता है हाँ, मैं बिल्डिंग के ऊपर से ही देख रहा था कि ये लड़ता कैसे है और इसकी टेक्निक्स क्या क्या है। तो यहाँ पे सेकिंगर कहता है कि अगर तुम पहले आके लड़ते तो इतने सारे हीरोज जख्मी नहीं होते। तो यहाँ पे ड्राइव नाइट कहते हैं और अगर मैं पहले आ जाता और मेरे पास डेटा पूरा नहीं होता तो सिचुएशन और ज्यादा बेकार हो जाती, लेकिन मैं ऐसे ही लड़ता हूँ। मैं हमेशा ऐसे मौके को तलाश करते ही रहता हूँ जिससे कि मैं इम्प्रूव हो सकूं। और वैसे भी इन सब हीरोज को पता था कि ये क्या कर रहे हैं। तो सेकिंगर कहते हैं क्या इसका क्या मतलब है, लेकिन मुझे बताओ तो सही, तुम कर क्या रहे थे? तुमने पिछले 2 दिन से हमसे कांटेक्ट नहीं किया है और तुम्हारा रिसीवर भी ऑफ हो गया था, हमने तो सोचा तुम मर गए हो। तो यहाँ पे सेकिंगर मन में सोचता है कि चाइल्ड एम्पायर ने बताया था कि हमारी हीरो एसोसिएशन में कोई धोखेबाज है और इस हिसाब से ड्राइव नाइट का ये बिहेवियर मुझे अजीब लग रहा है। तो यहाँ पे ड्राइव नाइट होलोग्राम दिखाता है और बताता है कि मैं दुश्मनों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं ऐसे ही लड़ता हूँ। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ड्राइव नाइट ने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के यहाँ पे डाटा कलेक्ट कर रखे होता है जिनका थ्रेट लेवल डीमन या फिर उससे ज्यादा है। साथ ही साथ उन लीडर्स का भी डाटा कलेक्ट किया है जिनका थ्रेट लेवल ड्रैगन है। इसके अलावा वो मॉन्स्टर्स को टॉर्चर करके अपना टाइम पास कर रहा था। वो कहता है कि मैं बाकी हीरोज को भी ये डेटा ट्रांसमिट करना चाहता था, लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर बीच में कुछ इंटरसेप्शन हो गई तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी धोखेबाज के पास भी जा सकती है। सेकिंगर कहता है धोखेबाज तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? तो यहाँ पे ड्राइव नाइट बोलता है कि पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि अभी के हिसाब से हमारे हीरोज कितने ताकतवर है? मुझे ये बात पता है कि सिर्फ मेटल बैट और टैंक टॉप मास्टर ही नहीं है जो हार गए हैं। मॉन्स्टर्स ने और हीरो हंटर ने काफी हीरोज को हराया है जिनका क्लास ए था या फिर उससे नीचे था, और उनमें डेथ गैटलिंग भी शामिल है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो अभी हीरो एसोसिएशन काफी ज्यादा कमजोर है और उसके पास ज्यादातर स्ट्रॉन्ग हीरो नहीं है। तो सेकिंगर कहता है ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? तो ड्राइव नाइट बोलता है क्या ये सच है कि वॉचडॉग मैन भी हेडक्वार्टर्स में नहीं आ पाया था? अब अगर सोचो इस समय मॉन्स्टर डिसाइड कर ले कि वो हीरो एसोसिएशन पे हमला करेंगे तो तुम जानते ही हो कि हीरो एसोसिएशन में मेटल नाइट ने ही सारे डिफेंस सिस्टम लगाए हैं, उसने ही पूरी फैसिलिटी को बनाया है और उसने दावा किया था कि ये काफी है मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए। और जैसे उसने कहा कि उसने बनाया है और तुमने मान लिया, तुम तभी आधी लड़ाई हार चुके थे। तो सेकिंगर कहते क्या कहना चाहते हो, धोखेबाज मेटल नाइट है? तो ड्राइव नाइट कहता है हाँ, धोखेबाज डॉक्टर बफोई AKA मेटल नाइट है। तो सेकिंगर कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तो यहाँ पे ड्राइव नाइट बताता है कि तुम्हें तो याद ही है कि उस दिन ओरोची ने मेटल नाइट को हरा दिया था और मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइडआउट में उसको अच्छे से परखा था। वही सबसे बुरा वक्त था क्योंकि वो लड़ाई से पहले का वक्त था। मैं तुम्हें बता दूं कि बफोई ने सारे रोबोटिक वेपन्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा है और ये सारे रोबोट्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जिससे कि लड़ाई में काफी ज्यादा आसानी हो सके। और हम सभी जानते हैं कि बफोई का आज तक का सबसे कमाल का काम मेटल नाइट ही है। तो तुम्हें शक नहीं हो रहा कि वो इतनी आसानी से हार कैसे सकता है? ऐसा लगता है कि उसने जानबूझ के मॉन्स्टर्स को ये सारे वेपन्स दिए। अगर अभी तक मॉन्स्टर्स ने उस रोबोट के सारे डिफेंस सिस्टम को हैक कर लिया होगा तो मॉन्स्टर एसोसिएशन के पास अभी सारे वेपन्स की कमांड है। तो इस वजह से हेडक्वार्टर्स का डिफेंस सिस्टम और वेपनरी दोनों ही कोई काम नहीं आएगी, वो बस एक कचरे की तरह है। इससे भी बुरा ये हो सकता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के पास डॉक्टर बफोई के मिसाइल और रिमोट कंट्रोल एक्सप्लोजिव के पासकोड्स भी हो। तो यहाँ पे सेकिंगर कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के ओरोची से हारा जिससे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके? यहाँ पे ड्राइव नाइट बोलता है क्योंकि वो हमेशा से ही मॉन्स्टर्स को वेपन देना चाहता था। सेकिंगर कहते हैं तुम्हें कैसे पता? तो ड्राइव नाइट यही बताता है क्योंकि वो इसी पल का इंतजार कर रहा था जब हीरो एसोसिएशन इतनी ज्यादा कमजोर हो जाए, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, विलन है। वो मेरे ख्याल से वो अपनी पर्सनल मिलिट्री को बढ़ाना चाहता है जिससे कि वो दुनिया पे कब्जा कर सके और साथ ही साथ हीरो एसोसिएशन पर भी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैं सबके साथ शेयर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सेकिंगर कहता है नहीं रुको, हमें इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए और वैसे भी तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है। तो यहाँ पे ड्राइव नाइट बोलता है तुम्हें क्या लगता है अगर अभी हेडक्वार्टर्स पे हमला हो जाए तो क्या ब्लास्ट हमें बचाने के लिए आएगा, जो कि हीरो एसोसिएशन का सबसे टॉप रैंक हीरो है? तो सेकिंगर कहता है ब्लास्ट नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वैसे तो वो रिटायर ही हो चुका है। लेकिन तुम सही कह रहे हो, सिचुएशन तो बहुत बुरी है। मैं हेडक्वार्टर्स में हाई अलर्ट जारी कर देता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे एक लेजर आती है और यहाँ पे सेकिंगर का पूरा हाथ गायब हो जाता है और उसका फोन भी गायब हो जाता है। वो कहता है वो रोबोट
रोबोट वो अंडरग्राउंड से आया क्या? तो यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये मशीन कोड G5 होता है और कहता है कि शायद मैं सही समय पे आया हूँ। तो यहाँ पे सेकिंगर कहता है ड्राइव नाइट हराओ उसे, क्या हुआ? तो यहाँ पे ड्राइव नाइट बताता है कि मेरा इक्विपमेंट अभी पूरी तरह से काम नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसको बहुत देर तक और बहुत दिनों तक इस्तेमाल किया है और अभी बैटल में भी इसकी काफी पावर गई है। तो G5 यहाँ पे बढ़ते हुए कहता है हाँ इसी वजह से तुम्हारी एनर्जी रीडिंग भी लो है। तो यहाँ पे सेकिंगर कहता है क्या यार, हम यहाँ से निकलने वाले थे और अब ये आ गया और यहाँ पे कोई लड़ने के लिए भी बचा नहीं है। तो ड्राइव नाइट कहता है कि मॉन्स्टर नियान ने सरफेस के सारे हीरोज की इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचा दी होगी, तो इसलिए अभी हम इनको यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकते। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम ब्लास्ट से कांटेक्ट नहीं कर सकते? तो सेकिंगर कहता है नहीं, हेडक्वार्टर्स में से कुछ ही लोग हैं जो ब्लास्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं और वैसे भी उसने मेरा फोन भी उड़ा दिया है। तो यहाँ पे सेकिंगर मन में कहता है कि शायद मैं ही हूँ जो अभी लड़ सकता हूँ, तो मुझे लड़ना ही होगा। G5 अपने होलोग्राम से देखता है कि हॉस्टेज यहाँ से निकल चुका है और वो कहता है कि पहले मैंने तुम्हें मारूंगा, उसके बाद मैं हॉस्टेज के पास जाऊंगा। तो सेकिंगर कहते हैं ये रोबोट वैसे भी बुरी हालत में है, तो शायद मेरे को अपनी बिग शॉट बीम का इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि G5 कट जाता है और उसके अंदर से एक अलग ही न्यू रोबोट निकलता है और वो सेकिंगर पे हमला करने वाला होता है और सेकिंगर कहता है गया मैं, अब तो नहीं बचूंगा। लेकिन तभी वहां से जेनोस आता है और वो उस रोबोट पे हमला करता है और उछल के इनके पास आ जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो रोबोट पिचक चुका होता है पूरी तरह से और जेनोस कहता है कि शायद तुम्हें भी मेरी तरह अपग्रेड्स मिले हैं, कितना कमाल है, लेकिन वो मैं हूँ जो तेजी से बढ़ता है। तो यहाँ पे उस रोबोट में ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पे जेनोस खड़ा होता है, काफी आइकॉनिक मोमेंट है। वो सेकिंगर से पूछता है चल क्या रहा है और ड्राइव नाइट कहता है जेनोस। इधर हमें दिखाया जाता है कि फूड बैटलर वगनमा को लेके भाग रहा होता है और वो बहुत पतला हो चुका होता है। वो कहता है कि मेरी कैलोरीज कम हो चुकी है तो मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ खाना होगा। लेकिन वगनमा कहता है नहीं, भागते रहो, तुम एक क्लास C हीरो हो, तुम्हें आगे बढ़ना है ना, तो भागो। तो फूड बैटलर कहते हैं तुम्हें समझ नहीं आता क्या, एक मॉन्स्टर ने मेरा पेट काट दिया था। लेकिन तभी पीछे से कोई आता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जेनोस ने सारे के सारे हीरोज को, सेकिंगर को उठा रखा होता है और वो साथ ही साथ यहाँ पे फूड बैटलर को भी उठा लेता है और सेकिंगर वगनमा को पकड़ लेता है। जेनोस इनको फुल स्पीड में यहाँ सिटी जेट से बाहर ले जा रहा होता है और इधर बस ये किसी तरह बच बचा के पूरा बैलेंस बना रहे होते हैं जेनोस के ऊपर। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि साइड में से दो मॉन्स्टर्स इनके पीछे कर रहे होते हैं, वो इनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन जेनोस अपने साइड विंग से इन सबके ऊपर अटैक कर देता है और उन मॉन्स्टर्स को तबाह कर देता है। ये सिटी सेट के एंट्रेंस से वहाँ पे बाहर आ जाता है और सबको इधर गिरा देता है और कहता है सबके सब आ गए ना। तो यहाँ पे जेनोस बड़े कमाल तरीके से इन सबको यहाँ ले आता है और इधर सेकिंगर होता है और वो सिच को फोन करता है और कहता है कि हमने वगनमा को छुड़ा लिया है और अब मिलिट्री हमें हेडक्वार्टर्स तक ले जाएगी। सपोर्ट टीम हार चुकी है, नहीं डीमन साइबॉर्ग ने हमें बचाया, मैं तुम्हें वहां आके पूरी रिपोर्ट दूंगा। तो यहाँ पे सेकिंगर डीमन साइबॉर्ग को अपना फोन देता है और कहता है सिच को तुमसे बात करनी है। यहाँ पे सिच जेनोस से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया और शुक्रिया, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें ऑपरेशन से हटाया, लेकिन मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों किया। तो जेनोस कहता है तुम्हें और कोई मदद चाहिए? तो सिच कहता है हाँ, अभी हमें तुम्हारी ताकत की ही जरूरत है। तो यहाँ पे ड्राइव नाइट होता है और जेनोस ड्राइव नाइट से पूछते क्या मैं तुम्हें भी लेके चलूं अगर तुम चाहो तो ड्राइव नाइट कहता है नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अभी भी नियान सांस ले रहा होता है, तो जेनोस कहता है ये अभी भी सांस ले रहा है, पीछे हटो, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। तो ड्राइव नाइट कहते हैं नहीं नहीं, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं इसको मार दूंगा। तो जेनोस कहता है करना क्या चाहते हो तुम? तो ड्राइव नाइट कहता है मैं इसकी एनाटॉमी को रिसर्च करूंगा एक बायोमेट्रिक वेपन बनाने के लिए, मुझे पता है कि तुम समझ सकते हो, नए नए लाइफ फॉर्म की रिसर्च करनी चाहिए जिससे कि हम ताकतवर हो सके। इंसानियत ने काफी पहले से ही जानवरों पर रिसर्च की है और नई नई टेक्नोलॉजीज का इजाद किया है, तो इसलिए शायद हमें मॉन्स्टर्स को भी स्टडी करना शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ पे नियान कहता है कि मुझे तुम लोगों से लड़ना ही नहीं चाहिए था। और यहाँ पे दूसरी ओर तुम्हारी टीम में एक ऐसा बंदा है जो एक पंच में सारे मॉन्स्टर को खत्म कर सकता है और अब तुम मुझे काटोगे वेपन्स बनाने के लिए। यहाँ पे जेनोस ये सुन के समझ जाता है कि मास्टर साइटामा ने बैटल को ज्वाइन कर लिया है और वो सिच से बोलता है कि ठीक है मैं लड़ूंगा, लेकिन मुझे गलत मत समझना, मैं किसी और के ऑर्डर्स लेता हूँ और मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। तो यहाँ पे जेनोस यही कहना चाहता होता है कि वो मास्टर साइटामा की ही सुनता है, लेकिन वगनमा यहाँ पे जेनोस को रोकता है और कहता है नहीं, मुझे घर लेके चलो डीमन साइबॉर्ग। तो सेकिंगर भी कहता है हाँ हमारे लिए यही अच्छा होगा। तो फूड बैटलर कहता है कि बच्चे को मेरे पास छोड़ दो, तुम्हें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो अभी भी लड़ रहे हैं। सेकिंगर पूछते तुम्हारे पेट को क्या हुआ? तो फूड बैटलर बताता है कि मेरे पेट की वजह से मैं उसके पंजों से बच गया था, लेकिन फिर भी मैं पतला हो गया क्योंकि मेरी कैलोरीज बर्न हो गई। तो सिच कहता है ये क्या अजूबा है? तो जेनोस पूछता है पक्का तुम्हारे ऊपर छोड़ सकता हूँ ना? तो फूड बैटलर कहता है हाँ, मेरी बॉडी अलग तरीके से काम करती है और न्यूट्रिशन को जल्दी से फैट में कन्वर्ट कर देती है जिससे कि मैं एक्टिव रह पाता हूँ, तो इसलिए मेरे को बस खाना होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं एक चीज इन सबसे सीखा हूँ कि मुझे अभी भी ताकत की जरूरत है, अभी हमें बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है, इसलिए मैं बच्चे का ख्याल रख लूंगा और जेनोस तुम लड़ने जा सकते हो। तो यहाँ पे सेकिंगर एक और चीज जेनोस को देता है और कहता है ये एक डेटा ड्राइव है जो कि
कि ड्राइव नेट ने दुश्मनों को ऑब्जर्व करके बनाई है, तो ये तुम्हारे काम आएगी। पूरी प्रिजनर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे दीवार टूटती है और पूरी प्रिजनर वहाँ से लुढ़कता हुआ बाहर निकलता है और यहाँ पे गिर जाता है। वो कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी आसानी से हार गया, और वो मन में सोचता है कि इसका कोई फायदा नहीं, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, मेरे पास रिकवर होने का टाइम भी नहीं है, क्योंकि ये बंदा इंतजार ही नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से ये अलविदा है, मुझे माफ करना मेरे प्यारे लोगों। लेकिन तभी पीछे से कोई आता है और उसे देख के पूरी प्रिजनर कहता है कि ये कमाल की बॉडी, ये मसल्स। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे डार्कशाइन होता है और वो कहता है कि तुम्हारी तो बहुत बुरी हालत हो रखी है, तुम्हें किसने हराया कैदी? तो पूरी प्रिजनर कहता है गारो, भले ही मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं हार गया। तो डार्कशाइन कहता है अच्छा वो हीरो हंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सामने से गारो आ जाता है और पूरी प्रिजनर कहता है कि जितना मैंने सोचा था वो तो उससे भी ज्यादा ताकतवर निकला, भले ही वो एक बच्चा है लेकिन उसको हल्के में मत लेना डार्कशाइन। मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्लासेस हीरो उसके साथ 1-on-1 फाइट में लड़ सकता है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसका सामना कोई नहीं कर सकता। तुम्हें भी बहुत दिक्कत होगी उससे लड़ने में। मुझे पता है कि मैं क्लास एस हीरो का सबसे ज्यादा कमजोर हीरो हूँ और तुम मेरी बात पे यकीन ही नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए मैं उसको खरोच भी नहीं दे पाया। तो डार्कशाइन कहता है समझ गया, तो उसको मैं तुम्हारी तरफ से मारूंगा, और वैसे भी चिंता मत करो, मुझे भी अभी तक एक भी खरोच नहीं आई है। तो यहाँ पे पूरी प्रिजनर शर्माता है और कहता है लस्टर, तुम्हें मेरे लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे मसल्स को तकलीफ होगी। तो डार्कशाइन बोलता है कोई बात नहीं, अब देखते हैं क्या ये दुश्मन इतना ताकतवर है कि इसके ऊपर मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़े। तो यहाँ पे गारो डार्कशाइन की तरफ बढ़ता है और डार्कशाइन कहता है हाँ अब मजा आने वाला है, और यहाँ पे इन दोनों का आमना सामना होता है। यहाँ पे दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि चाइल्ड एम्परर मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर आ चुका होता है और वो अपना ट्रांसमीटर देखता है और उसे कोई भी पेंडिंग मैसेज दिखाई नहीं देता। वो मन में सोचता है कि मुझे एटॉमिक समुराई की तरफ से अभी तक कोई अपडेट क्यों नहीं मिला, शायद अभी तक उसने उस बच्चे को नहीं बचाया होगा। भले ही मॉन्स्टर एसोसिएशन धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, लेकिन मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरा अल्टीमेट वेपन भी मैंने खो दिया है, तो इसलिए मुझे बाकी हीरोज के साथ मिल जाना चाहिए और तब लड़ना चाहिए। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्परर नीचे देखता है, वहाँ पे ओकामा इटाची, बुशिड्रिल और इयान पड़े होते हैं और ऐसा लगता है कि वो हार गए हैं। चाइल्ड एम्परर यहाँ पे कूद के उनके पास आता है और मन में सोचता है कि ये तो क्लास ए के टॉप स्वॉर्ड्समैन है और इनको हरा दिया किसने? भले इनकी पल्स रेट चल रही है लेकिन ये बहुत बुरी तरह जख्मी है। तभी चाइल्ड एम्परर को पीछे से आवाज आती है चाइल्ड एम्परर। तो यहाँ पे इयान होता है, वो कहता है तुम अकेले हो? ये क्या, ये तो बहुत बुरा है, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो अभी भी यही कही है। तभी चाइल्ड एम्परर को सेंस होता है कि उस पर अटैक होता है और एक वाटर प्रेशर आता है उसकी तरफ और वो उछल जाता है। यहाँ पे चाइल्ड एम्परर बार-बार बचता है और कहता है बच गया। तो इयान कहता है देखो आ गया वो, भागो यहाँ से, वो उनके बड़े लीडरों में से एक है, तो तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्परर मन में सोचता है क्या ये है क्या चीज, ये कोई जिंदा प्राणी है भी या नहीं? अगर उसने इन 3 स्वॉर्ड्समैन को हराया है तो इसका मतलब इसका थ्रेट लेवल ड्रैगन होगा, लेकिन ये तो मुझे फिनिक्स मैन जितना ताकतवर भी नहीं लग रहा। आखिरकार ये है क्या चीज? तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चाइल्ड एम्परर के बैग में से सारे के सारे वेपन्स बाहर आ जाते हैं और सामने इवल मिनरल वाटर होता है और वो चाइल्ड एम्परर को देख के इमीडिएटली उसके ऊपर वाटर जेट से हमला करता है और साथ ही साथ वो सारी पिराना मछली भी चाइल्ड एम्परर के इक्विपमेंट्स पे हमला करके उसके तलवार और ब्लेड्स को काट देती है। तो चाइल्ड एम्परर सोचता है नहीं, क्या ये लिक्विड इन मछलियों को भी कंट्रोल कर रहा है, या फिर ये हो सकता है कि एक तरीके से सारी मछली इस पानी वाले मॉन्स्टर के वश में हो। चाइल्ड एम्परर कहता है भले जो भी हो, लेकिन वो एक स्टील की तलवार को भी काट के रख सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वाटर जेट कटर्स होते हैं उसी तरह ये मॉन्स्टर काम करता है। अगर इनमें से एक ने भी मुझे छू लिया तो मैं मर जाऊंगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। वैसे अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो नॉर्मल फाइट में तुम बहुत ज्यादा खतरनाक हो, लेकिन अच्छी बात है ना कि मैं इधर हूँ, मेरे पास एक तरीका है तुम्हें हराने का। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चाइल्ड एम्परर के बैग में से बिल्डिंग ब्लॉक्स निकल जाते हैं और वो ज्वाइन होकर एक रोबोट बना लेते हैं जो कि एक स्नोमैन जैसा दिख रहा होता है। अब जब यहाँ पे इवल मिनरल वाटर चाइल्ड एम्परर के ऊपर फिर से हमला करता है तो हमें दिखाया जाता है कि ये चाइल्ड एम्परर का रोबोट जो होता है वो रैपिड फ्रीजिंग ब्रीथ अटैक करता है, जिससे कि इवल मिनरल वाटर का सारा पानी और वो मछलियां सब के सब जमने लग जाती है। और यहाँ पे फाइनली चाइल्ड एम्परर इवल मिनरल वाटर का अटैक रोक देता है और कहता है मुझे पता था, चाहे ये मॉन्स्टर कितना भी ताकतवर हो और इसने तीनों स्वॉर्ड्समैन को हरा दिया हो, लेकिन ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे को कभी ऐसा मॉन्स्टर भी देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छी बात है ना कि मैं अपने पास अलग अलग तरीके के हथियार रखता हूँ। चाइल्ड एम्परर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हाइड्रो जेलीफिश आता है। वो कहता है बच्चे ढूंढ ही लिया मैंने तुम्हें, मेरे अंदर आग लगाई तुमने और अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। यहाँ पे चाइल्ड एम्परर कहता है कि तुम सच में बहुत जिद्दी हो, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जेलीफिश होता है और वो कहता है हा इवल मिनरल वाटर,
मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं इसको तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करने दूंगा, तो चिंता मत करो। तो यहाँ पे जो इविल मिनरल वाटर होता है ये स्लज जेलीफिश को ही उठा के खाने लग जाता है। तो वो जेलीफिश कहता है क्या तुम मेरा वाटर कंटेंट सक कर रहे हो, कर क्या रहे हो तुम। तो यहाँ पे ये इविल मिनरल वाटर फिर से दोबारा से अनफ्रीज होने लग जाता है और चाइल्ड नंबर ये देख के समझ जाता है नहीं वाटर कंटेंट नहीं बल्कि उसका ऑयल कंटेंट, क्योंकि ऑयल इतनी इजीली जमता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई दिमाग वगैरह या नर्वस सिस्टम है, बस इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, जबकि मैंने इससे ज्यादा पढ़ाई की है। तो यहाँ पे इविल मिनरल वाटर चाइल्ड एम्पर के ऊपर अटैक करता है और उसका वो स्नोमैन रोबोट को भी तोड़ देता है और कहता है क्या इसने मेरे पैर पे मार दिया। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चाइल्ड एम्पर के पैर में लग गई होती है और वो कहता है कि इसकी ताकत कमाल की है। और यहाँ पे ये मॉन्स्टर अलग ही फॉर्म में आ चुका होता है और यहाँ पे चाइल्ड एम्पर नीचे गिरा होता है। यहाँ पे हमें जेनोस का सीन दिखाया जाता है और वो काफी स्पीड में सिटी जेड के अंदर जा रहा होता है। वो कहता है कि ड्राइवनेट के डेटा के मुताबिक जितने भी थ्रेट लेवल ड्रैगन के मॉन्स्टर है वही प्रॉब्लम है। क्लासेस हीरो जो इन मॉन्स्टर को हरा सकते हैं वो सिर्फ टोर्नेडो और किंग ही है, लेकिन अभी मेरे पास एक स्ट्रेटेजी बनाने का समय नहीं है। ये सभी मॉन्स्टर्स बहुत खतरनाक है। होमलेस एम्परर, ब्लैक स्पर्म, गम्स, इविल मिनरल वाटर, प्रेसिडेंट अगली, मॉन्स्टर किंग ओरोची, ग्योरो और ओवरग्रोन पोची, ये सभी बहुत खतरनाक है। ये भी हो सकता है कि मास्टर साइटामा ने पहले ही इन सबको हरा दिया हो, लेकिन यहाँ पे हमें दूसरी ओर साइटामा और फ्लैशी फ्लैश का सीन दिखाया जाता है और साइटामा चिल्लाता है यार मेरे को पहले ही बता देते, तुम अगर खो गए थे तो हम पहले ही यहाँ से 4 बार निकल चुके हैं। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है क्या क्या ये दुश्मन का कोई जाल है। तो साइटामा कहता है ना खो गए हो तुम। तो यहाँ पे साइटामा कहता है कि घूम घूम के जाने से अच्छा है यहाँ पे दीवारी तोड़ना शुरू कर दे तो सीधा जाते हैं और हमें कोई हीरो या मॉन्स्टर तो मिल ही जाएगा। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, लेकिन फिर फ्लैशी फ्लैश साइटामा के पीछे आता है और कहता है लेकिन ये बुरा आइडिया भी नहीं है, अगर हमें कोई मॉन्स्टर मिलेगा तो हम उसे बोल देंगे कि हमें अपने मॉन्स्टर किंग के पास लेके चले। यहाँ पे एक मॉन्स्टर टॉयलेट के बाहर खड़ा होता है और वो कहता है कि सुनो हीरोज आ गए हैं जल्दी करो। तो यहाँ पे अंदर बैठा मॉन्स्टर कहता है क्लास है हीरोज मजाक थोड़ी ना, तो मैं तो बस यही इंतजार करूंगा भाई तुम ही निपटो। तो यहाँ पे जब ही दीवार तोड़ के यहाँ पे साइटामा आ जाता है और कहता है अरे मॉन्स्टर मिल गया। तो ये मॉन्स्टर डर जाता है और यहाँ पे इनको बदबू आती है और साइटामा कहता है जब तुम्हारा हो जाए तो तुम क्या मुझे अपने बॉस के पास ले जाओगे। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है यार 30 सेकंड वेट ही कर लेते हैं ना। ठीक, तो वो मॉन्स्टर फ्लैशी फ्लैश को देख के कहता है फ्लैशी फ्लैश तुम तो क्लास एस हीरो। यहाँ पे अब हमें बताया जाता है कि पहले हीरो एसोसिएशन की शुरुआत में सिर्फ क्लास ए, बी और सी हीरोज हुआ करते थे और उनकी रैंक्स को डिसाइड किया जाता था उनकी लड़ने की एबिलिटी, मॉन्स्टर्स को हराने की एबिलिटी और बाकी चीजों को देख के, जैसे कि वो इंसानों को मदद करते हैं या नहीं और वो शहर में कितना ज्यादा पॉपुलर है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मूवमेंट राइडर। क्लास ए के अंदर पहुंचने के लिए सिर्फ ताकतवर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एसोसिएशन ने इन सभी हीरोज को अलग अलग तरीके से परखने की सोच रखी है। क्लास ए में पहुंचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है और जो हीरोज थोड़े से कमजोर होते हैं वो बाकी काम करके भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि रैंकिंग के रूल्स हर हफ्ते चेंज हो जाते हैं तो पिछले 6 महीनों में कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन उसके बाद एसोसिएशन को पता चला कि अब बहुत सारे हाई रैंकिंग हीरोज आ रहे हैं और वो एक साथ मिलके थ्रेट लेवल डीमन के मॉन्स्टर्स को हराते हैं। वही दूसरी ओर जैसे कि मेटल बैट अकेले ही ऐसे मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं और उन लोगों को अपनी रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पे हमें वॉचडॉग मैन का सीन दिखाया जाता है, साथ ही साथ उनके स्कोर्स ऐसे हीरोज से कम थे जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। यहाँ पे हमें सुपर अलॉय डार्क शाइन का सीन दिखाया जाता है और उसने यहाँ पे वेट उठा रखा होता है और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रेविटी भी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी होती है। दूसरी ओर यहाँ में सिल्वर फैंग का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि इसी वजह से यहाँ पे एक अलग ही कैटेगरी का इजाद हुआ, हीरोज की एक ऐसी कैटेगरी जो आसानी से ज्यादातर मॉन्स्टर्स को हरा सकती है। तभी क्लास एस हीरोज का जन्म हुआ। ऐसे कई फाइटर्स है जो कि प्रोफेशनल हीरो बनना चाहते हैं और उनका ख्वाब होता है बहुत अच्छा हीरो बनना और दुश्मनों को मजा चखाना, लेकिन वो टॉप रैंकर्स बन तो जाते हैं लेकिन क्लास ए के, ना कि क्लास एस के, जिस वजह से हमें दिखाया जाता है कि वो आम इंसान ही है, कोई सुपर हीरोज नहीं। क्लास एस मजाक नहीं है। हमेशा से यही माना जाता था कि क्लास एस हीरोज इतने ज्यादा ताकतवर है कि उनका सामना कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन उस दिन तो यहाँ पे हमें बिग गॉड का सीन दिखाया जाता है जिसको गम्स खा रहा होता है और दूसरी ओर यहाँ पे ब्लैक स्पर्म होता है और उसने एटॉमिक समुराई को इधर पकड़ रखा होता है उसके बालों से और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे ऊपर सीलिंग गिरा दोगे तो उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एटॉमिक समुराई क्लास एस का रैंक 4 है। दूसरी ओर हमें ज़ॉम्बी मैन का सीन दिखाया जाता है और इधर होमलेस एम्परर कहता है क्या हुआ हीरो, अब रीजनरेट नहीं हो सकते क्या। इधर हमें चाइल्ड एम्परर का सीन दिखाया जाता है और इविल मिनरल वाटर ने उसको पूरी तरह से पकड़ लिया होता है और चाइल्ड एम्परर कहता है कोई भी केमिकल इस पे काम नहीं करेगा, मैंने अपने सारे आइटम यूज करके देख लिए, मुझे एक ऐसा आइडिया सोचना है जिससे कि मैं बाजी पलट दूं, क्या करूं,
मुझे तो और शुगर चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ हमें दूसरी ओर पूरी प्रिजनर का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है अभी हार मानने का समय नहीं है, मुझे अपने प्यार पे यकीन रखना होगा और एंजल डीप ब्रीदिंग करनी होगी। यहाँ हमें अमाई मास्क का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है घटिया चेहरे वाले दूर हटो मुझसे, मेरे पास मत आना, बदसूरत मॉन्स्टर। इधर इएन, ओकामा इताची और बुशिडिल भी बेहोश पड़े होते हैं और हमें मॉन्स्टर्स का सीन दिखाया जाता है। रोजाना की दुनिया में टॉप रैंकिंग हीरोज को मॉन्स्टर्स की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन आज उन्हीं हीरोज ने असली मॉन्स्टर्स का सामना किया। इतनी ज्यादा ताकतवर होने के बाद वो अपनी मौत के लिए भी तैयार नहीं हो पा रहे, इसलिए वो आज मरने के लिए तैयार नहीं थे। एक ऐसी फीलिंग जो उन्होंने बरसों से नहीं महसूस की थी, जो कि है डर। ऐसा नहीं है कि इंसानियत ने इससे पहले इतना बड़ा खतरा नहीं देखा, बल्कि हीरो एसोसिएशन के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जानते हैं क्लास एस हीरोज का सामना भी कुछ मॉन्स्टर्स कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी अटैक टीम पे पूरा भरोसा है। किस वजह से? क्लास एस हीरो टेरिबल टॉर्नेडो की वजह से। माना जाता है कि उसको इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। हम सभी जानते हैं कि क्लास एस हीरो रैंक 1 ब्लास्ट आज तक कभी सामने नहीं आया है, तो इसलिए सभी लोग टॉर्नेडो को ही फर्स्ट पे मानते हैं। लेकिन आज टॉर्नेडो का दुश्मन भी कोई आम नहीं है। यहाँ पे हमें टॉर्नेडो का सीन दिखाया जाता है और वो कहती है कि तुम ग्योरो के अंदर थी और यही तुम्हारी असली बॉडी है, जो कि बिल्कुल भी असली नहीं लग रही, कहीं से भी नहीं। ये तो बस मांस का टुकड़ा है, लेकिन तुमने ऐसे दिखाया कि जैसे तुम इस शरीर के अंदर फंसी हुई थी। तो यहाँ पे हमें ग्योरो की आवाज सुनाई देती है, जो कि मन में सोच रहा होता है कि उसने टेलीकाइनेसिस से मेरा पूरा शरीर तबाह कर दिया और साथ ही साथ जो मैंने उसके अंदर एक शरीर छिपाया था उसको भी बाहर निकाल के फेंक दिया। अच्छी बात है ना, मैं वहाँ अंदर नहीं छुपी थी। कोई शक की बात नहीं है कि उसकी खुद की छोटी बहन उससे डरती है, लेकिन मुझे पता है कि बाकी क्लासेस हीरोज को कैसे हराना है। लेकिन इसको सिर्फ तभी हराया जा सकता है जब कुछ मॉन्स्टर्स जैसे कि होमलेस एम्परर और ब्लैक स्पम साथ मिलकर इससे लड़े, क्योंकि ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर्स तो हमारे साथ कोऑपरेट ही नहीं करते। मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर काफी कमाल के अजूबे हैं, तो इसलिए पहले मैं हमारे कार्टरेस को उनके टारगेट को खत्म करने का मौका देती हूँ। उसके बाद मैं टेलीपैथी का इस्तेमाल करके उन सबको कह दूंगी टॉर्नेडो को चारों ओर से घेरने के लिए, और मैं यहाँ पे अंडरग्राउंड में बैठ के सारा खेल देखूंगी, क्योंकि मॉन्स्टर्स को भी नहीं पता कि मैं हूँ कहाँ। और सही है ना, वैसे ही मैंने अपने नए प्यादों को तैयार कर लिया है, क्योंकि असली मास्टरमाइंड कभी भी सामने नहीं आती। सारे इंसानों को अपने नए रूलर से डरना चाहिए, क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ में है और मैं सब इंसानों को मरता हुआ देखूंगी, लेकिन सबसे पहले टॉर्नेडो तुम मरोगी। तो यहाँ पे टॉर्नेडो को सेंसेशन सी आती है और वो समझ जाती है और कहती है कि हाँ ढूंढ लिया तुम्हें। तो ग्योरो कहती है कि क्या ढूंढ लिया मुझे? ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं 1500 मीटर अंडरग्राउंड में नीचे हूँ और मेरे को खुद अलग अलग रीलो पॉइंट से ऊपर की जानकारी लेनी पड़ रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने मुझे सेंस कर लिया हो, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझे देख रही है। क्या ग्योरो की टेलीपैथिक एमिनेशन की मदद से उसने मेरे को ढूंढ लिया? बुरा है ये तो टॉर्नेडो कहती है बहुत छुप लिया, अब चलो आओ पार्टी करते हैं। तो यहाँ पे टॉर्नेडो अपनी साइकिक पावर से ग्योरो को ऊपर खींचना शुरू करती है और ग्योरो यही कहती है मैं तो हिल ही नहीं पा रही और आसपास तो कोई कार्डरे भी नहीं है जो कि टॉर्नेडो का ध्यान बढ़ा सके। लेकिन पोची कहाँ पे है? मैंने उसको खुला छोड़ दिया था, तो वो तो आ ही सकता है ना। तो यहाँ पे ग्योरो अपनी फुल टेलीपैथी का पावर यूज करती है और कहती है ओवरग्रोन पोची आओ और टॉर्नेडो को खा जाओ। तो यहाँ पे ओवरग्रोन पोची दीवार तोड़ के आता है। इधर सिल्वर फैंग, बॉम्ब और ब्लिजर्ड होते हैं। पोची साइटामा ग्रुप के ऊपर हमला कर देता है और ये तीनों यहाँ पे बचने की कोशिश करते हैं। पोची यहाँ पे धमाके करते जाता है और पूरा आतंक मचा देता है, लेकिन बैंग, बॉम्ब और ब्लिजर्ड किसी तरह बच के एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं और वो दीवार भी टूटी ही होती है। बॉम्ब कहता है बेवकूफ कुत्ता, ऐसा लगता है कि पहले से इसको चोट लगी हुई है। तो ब्लिजर्ड कहती है कि मैंने आज तक इस लेवल का मॉन्स्टर नहीं देखा, हम इससे लड़ेंगे कैसे? तो सिल्वर फैंग बोलता है कि शायद ये मॉन्स्टर एसोसिएशन का सबसे ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर है, अगर हमें इसे मारना है तो हमें इसे अभी हराना होगा जब इसको चोट लगी हुई है। तो यहाँ पे ब्लिजर्ड कहती है कि क्या यार, इससे अच्छा तो मैं किंग के साथ चली जाती, मैं उसके साथ गई क्यों नहीं? तो सिल्वर फैंग बोलता है अब रोने से कोई फायदा नहीं है, तो चलो अब तुम हमारी बैकअप सपोर्ट हो। तो वो बॉम्ब से पूछते हैं भाई कैसे दिखाई दे रहा है, क्या चल रहा है? तो बॉम्ब बोलता है चला गया वो, तो किधर गया? तभी इनके सामने से वहाँ पे पोची आ जाता है और इनके ऊपर हमला करता है। यहाँ पे सिल्वर फैंग पूरी तरह से तैयार हो जाता है और इन सबको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और मतलब पूरी जगह के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब हमें इनका सीन दिखाया जाता है तो इनको कोई भी चोट नहीं लगी होती और यहाँ पे ब्लिजर्ड होती है और कहती है कि अगर मैंने उसका अटैक ब्लॉक नहीं किया होता तो तुम दोनों अभी मसल दिए गए होते, तो इसलिए हिसाब रहा, लेकिन अब मैं दोबारा से ये नहीं कर सकती। तो यहाँ पे पोची फिर से आ जाता है और ब्लिजर्ड मन में यही कहती है अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हम भाग भी नहीं सकते। और वो आज तक जितने भी लोगों से मिली होती है उनसे बोलती है माफ करना मुझे, हम अपनी टीम को फिर से बनाने ही वाले थे नए ताकतवर लोगों के साथ, लेकिन तुम्हारी लीडर ही अब मरने वाली है। कितनी नाकामयाब हूँ मैं, लेकिन मैं तुम्हारी लीडर हूँ, इसलिए मेरे पास एक प्लान है। तो यहाँ पे वो सिल्वर फैंग और बॉम्ब को बोलती है ठीक है नए ब्लिजर्ड ग्रुप के मेंबर्स तुम दोनों, मैं आखिरी समय तुम्हारी शील्ड बन जाती हूँ, तो जैसे तुम्हें मौका मिले यहाँ से भाग जाना। मैंने तुम्हारी ताकत बढ़ा दी है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए, और अब तुम बहुत तेज हिलडुल सकते हो और तुम्हारी सांसें भी नहीं फूलेंगी। तो यहाँ पे ये बैंग और बॉम्ब दोनों ही एक्साइटेड हो जाते और बोलते क्या मेरे तो पैर का दर्द भी चला गया, वाह, और मेरी कमर कितनी लचीली हो चुकी है। यहाँ पे पोची
पोची इनके ऊपर हमला करता है और ब्लिजर्ड इन्हें कहती है यहाँ से चले जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। लेकिन यहाँ पे आगे सिल्वर फैंग आ जाता है और वो अपने अटैक से पोची की जो फायर बीम होती है उसको ही उल्टा देता है और ब्लिजर्ड से कहता है थैंक यू वेरी मच मिस, अब मेरे पंचेस फिर से वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पे सिल्वर फैंग और बॉम्ब दोनों के दोनों पोची पे जाकर अटैक करते हैं वाटर स्ट्रीम और वर्ल्ड विंड क्रॉस फैंग ड्रैगन स्लेयर फेस्ट, और ये दोनों तरफ से पोची के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे ब्लिजर्ड इन दोनों को देख के चौंक जाती है और यहाँ पे ये दोनों पोची को लात मारते हैं और पोची जाके गिरता है भाई दूर ही। यहाँ पे ब्लिजर्ड मन में सोचती है क्या उन्होंने इसको हरा दिया, मैंने सुना था ये दोनों ताकतवर है लेकिन मुझे नहीं पता था इनके लिमिट्स के बारे में। सिल्वर फैंग क्लास एस हीरो रैंक 3, ये तो कमाल का है। और वो बड़ा भाई है उसका, है कौन वो, और वो तो हीरो भी नहीं है तब भी सिल्वर फैंग की ही लेवल पे लड़ता है। क्या मुझे आज काफी कमाल के टैलेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ से भाग नहीं सकती, मुझे उसको भी ब्लिजर्ड ग्रुप में ज्वाइन कराना होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे ब्लिजर्ड आती है और कहती है हे मिस्टर बॉम्ब, है ना, बॉम्ब ही है ना आपका नाम, तुमने आज काफी कमाल का काम किया, मैं तो चौंक ही गई। तो बॉम्ब बोलता है शुक्रिया मिस। तो ब्लिजर्ड कहती है लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी, ब्लिजर्ड ग्रुप एक स्पेशल ऑफर पे चल रहा है, नए मेंबर्स के लिए एक ऑफर है, अगर तुम अभी साइन अप करोगे तो तुम्हें 3 किलो बीफ मिलेगा, है ना कमाल। तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से पोची आ जाता है और ये सब डर जाते हैं। बॉम्ब बोलता है क्या ये अभी भी जिंदा है, बड़ा जिद्दी कुत्ता है। और सिल्वर फैंग बोलता है ये पिल्ला हमें जाने ही नहीं दे रहा, तुम एक अच्छे बच्चे की तरफ बैठ क्यों नहीं जाते। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पोची वहाँ पे शांति से बैठ जाता है और ये बोलते क्या बैठ गया, तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे बॉम्ब बोलता है भाई चल क्या रहा है, हमने अपना स्पेशल कॉम्बो टेक्निक आजमाया और पूरी ऐसी तैसी कर दी, पहले हम सेंटीपीड को नहीं हरा पाए और अब चलो भी, मेरा कॉन्फिडेंस जा रहा है। तो सिल्वर फैंग ब्लिजर्ड से पूछते क्या हुआ। यहाँ पे दूसरी ओर हमें टॉर्नेडो का सीन दिखाया जाता है और वो मन में सोचती है वो पावर, क्या मेरी बहन ब्लिजर्ड भी इधर है, मैंने उन्हें कहा था कि उसको यहाँ पे मत बुलाओ, सेकिंगर तो आज गया मेरे हाथों से, मेरे को घर पहुंचने दो। यहाँ पे हमें दूसरी ओर साइटामा, फ्लैशी फ्लैश और उस मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है और ये यहाँ से रेल लाइन से जा रहे होते हैं। यहाँ पे साइटामा ऐसे चिल्ला रहा होता है जैसे वो रोलर कोस्टर में बैठा हुआ है और फ्लैशी फ्लैश बोलता है मॉन्स्टर किंग के पास पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो वो मॉन्स्टर कहता है बस सर 10 मिनट लगेंगे और उससे ज्यादा नहीं। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है आखिरकार फाइनल बैटल आ चुकी है। और इधर साइटामा बोलता है कि किसने सोचा था मेरे घर के नीचे इतनी कमाल की जगह होगी, अगर मेरे को पहले इसके बारे में पता होता तो मैं इतना बोर नहीं होता। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है मजे करना बंद करो, अगर तुम किसी जाल में फंस गए तो मैं तुम्हें पीछे छोड़ के चला जाऊंगा। तो साइटामा कहता है हे मेरा फोकस है, चिंता मत करो। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है देखा इसलिए मुझे नौसिखिए पसंद नहीं। तो यहाँ पे साइटामा कहते हैं क्या बोला तुमने, मैंने मारा है बहुत सारों को। इतने में यहाँ पे एक स्लोप आ जाता है और ये सब फुल स्पीड में नीचे जाते हैं। यहाँ पे साइटामा बहुत तेज चिल्लाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ग्योरोगर की एक आंख होती है और वो इनके ऊपर नजर रख रही होती है। यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश बोलता है शांत हो जाओ कोई सुन लेगा। तो वो मॉन्स्टर कहता है बस बेटा थोड़ी देर और रुको, मैं आगे चल के रूट चेंज कर दूंगा और तुम सबको कभी ना अंत होने वाली खाई में गिरा दूंगा और मैं खुद भी मर जाऊंगा, लेकिन अच्छा रहेगा ना, मैं अपने साथ एक क्लास हीरो को लेके मरूंगा, काफी कमाल का होगा। लेकिन यहाँ पे साइटामा नीचे देखता है और कहता है वाह बहुत ज्यादा गहरा है यार। तो ये मॉन्स्टर भी नीचे देखता है, कहता है यार शायद थोड़ी देर बाद ट्राई करता हूँ, अभी नहीं। यहाँ पे वो मॉन्स्टर भी डर चुका होता है कि ये कितनी गहरी खाई है और ये एक ऐसी जगह पे आ गए होते हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स होते हैं और यहाँ पे एक तरीके की माइनिंग चल रही होती है। इधर बोरी भर के गोल्ड और रूबी रखा होता है। तो फ्लैशी फ्लैश बोलते कहाँ गए हम, सोने की खान में, अच्छा तो अब समझ आ गया, यहीं से पैसा मिलता है तुम्हें ये मॉन्स्टर एसोसिएशन को चलाने का। लेकिन तभी वहाँ पे मौजूद मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है इसका नाम मनाको होता है और ये कहता है अरे मेरे ऊपर हमला मत करो, मैं तो तुम्हारी साइड ही हूँ। और यहाँ पे साइटामा बोलता है अरे मेरा चौका छोड़ो तुम। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मनाको यहाँ पे साइटामा का केप पकड़ के रखता है छुपने के लिए और यहाँ पे साइटामा और फ्लैशी फ्लैश दोनों ही उछलते हैं और फ्लैशी फ्लैश और साइटामा दोनों ही सभी मॉन्स्टर्स को वहाँ पे मार देते हैं। यहाँ पे मनाको की आंखें फटी की फटी रह जाती है और ये वापस वहीं पे आ जाते हैं। फ्लैशी फ्लैश साइटामा को देखता है और कहता है भाई साहब, और साइटामा कहता है होए बुरा नहीं था, तुम भी ठीक ठाक ही हो। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है ठीक ठाक। तो मनाको मन में सोचता है ये बंदे हैं कौन, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो साइटामा मनाको से कहता है ओए मेरा चोगा वापस करो। तो वो मनाको कहता है हाँ हाँ लीजिए लीजिए क्यों नहीं। तो यहाँ पे साइटामा अपना केप पहन लेता है, लेकिन जैसे वो केप पहनता है तो पीछे से एक मॉन्स्टर साइटामा के केप के अंदर ही अटैक कर देता है और साइटामा उस कार्ट में से बाहर आ जाता है। और यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश पीछे हाथ करता है, लेकिन जब वो आगे बढ़ जाते हैं तो वो देखता है कि वहाँ पे अंदर भी मॉन्स्टर्स निकल रहे होते हैं और वो इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। आगे यहाँ पे रेल ट्रैक खत्म हो जाता है और ये नीचे गिरने वाले होते हैं और यहाँ पे वो मॉन्स्टर फ्लैशी फ्लैश का पैर पकड़ लेता है और कहता है मॉन्स्टर एसोसिएशन जिंदाबाद। और यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश उस मॉन्स्टर को उठा के वहां से भागता है और साथ ही साथ इन मॉन्स्टर्स को भी मार देता है और दीवार पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें नीचे दिखाया
दिखाया जाता है कि साइटामा पंच करता हुआ आता है और सभी के सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पे सोने और रूबी की बोरी उठा रखी होती है और वो उन्हें लेके भाग रहा होता है। यहाँ पे जब वो कार्ड की तरफ भाग रहा होता है तो फ्लैशी उसके पास आ जाता है। यहाँ पे साइटामा उस कार्ड को धक्का देता है और ट्रैक से उछाल देता है उस कार्ड को और खुद उसके अंदर बैठ जाता है और फ्लैशी उसको पकड़ लेता है। वो मॉन्स्टर नीचे गिरने वाला होता है लेकिन साइटामा उसको पकड़ लेता है और कहता है कि हमें डायरेक्शन की जरूरत है, तुम कहाँ जा रहे हो, अभी गिरने का समय नहीं है। लेकिन उसके चक्कर में यहाँ पे साइटामा गोल्ड और रूबी गिरा देता है और उसे देख के वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। फ्लैशी कहता है कि तुम तो कमाल के हो यार, क्या हुआ? तो यहाँ पे साइटामा बिल्कुल डिप्रेशन में बैठ जाता है और कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ। वो यहाँ पे मॉन्स्टर के गाल खींचने लग जाता है और कहता है कि अभी सोना नहीं है, चलो हमें डायरेक्शन बताओ। अब यहाँ पे हम सभी को पता है कि साइटामा को वो गोल्ड चाहिए होता है और उसने वो गोल्ड खो दिया होता है, इसलिए वो दुखी हो जाता है। यहाँ पे दूसरी ओर ग्योरो का सीन दिखाया जाता है और वो कहती है कि रोवर, मेरे टेलीपैथी से मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और वैसे भी ये टकला आदमी कौन है, क्या ये भी हीरो है, क्या मजाक चल रहा है, फालतू से फालतू लोग इतना डीप अंडरग्राउंड में आ रहे हैं और वो टोर्नेडो भी, शायद मुझे उससे खुद ही निपटना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ग्योरो एक सिरप सा पीती है और वो कहती है तुम्हें पता भी है कि इस दिन का मैंने कब से इंतजार किया है, आज तुम गई, अब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ने वाली हूँ। यहाँ पे ग्योरो के अंदर बिजली के झटके निकलते हैं और वो कहती है आज तुम देखोगी कि ग्योरो भी मेरे सामने टिक नहीं पाया था और मैं हूँ लॉर्ड साइकोस और तुम मेरी साइकोकाइनेसिस से बच नहीं सकती। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि साइकोस का डिजास्टर लेवल होता है ड्रैगन। गारो वर्सेस डार्कशाइन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे गारो अपनी पूरी फुल फोर्स से डार्कशाइन के ऊपर हमला करता है। थोड़ी देर बाद डार्कशाइन अपनी मसल्स को बिल्कुल टाइट करके गारो को हटा के उस पे इतना तगड़ा पंच देता है कि गारो भाई मतलब 4-5 दीवारें तोड़ के भाई चला जाता है दूर। और इधर पीछे पूरी प्रिजनर पड़ा होता है। वो कहता है डार्कशाइन कमाल हो तुम। यहाँ पे डार्कशाइन गारो के पास जाता है और कहता है कि चाहे तुम कितने भी तेज हो या फिर तुम्हारे पास कितनी भी ट्रिक्स हो, तुम मेरे ट्रेंड मसल्स के सामने कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल नाकामयाब हो तुम। यहाँ पे गारो अपनी फुल स्पीड में डार्कशाइन की चारों तरफ से घूमने लग जाता है और चारों तरफ से उसके ऊपर किक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डार्कशाइन उसको देख लेता है और दोबारा से उसको पंच करता है। यहाँ पे फिर से गारो भाई बहुत दूर जाके गिरता है और डार्कशाइन कहता है कि तुम्हारा ये मॉन्स्टर का नाटक अब खत्म होता है। यहाँ पे गारो कहता है क्या तुम तो सुपर अलाइव डार्कशाइन हो ना, और ये जगह कौन सी है? मुझे तो अभी लॉर्ड ओरुची के पास होना चाहिए था, वो मॉन्स्टर गया कहाँ? और वो बच्चा क्या वो बच के निकल गया? तो यहाँ पे डार्कशाइन गारो को देखता है और कहता है चल क्या रहा है, हुआ क्या? तो गारो बोलता है हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे नींद में लड़ रहा था। तो डार्कशाइन कहते हैं क्या नींद में? चलो बहुत हो गए तुम्हारे बहाने, बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ऐसा बोलते हुए। तो गारो यहाँ पे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है और कहता है कि मैं इतनी बेहोशी से नहीं सोता और मुझे माफ करना अगर तुम्हें ऐसा लगा हो कि तुम जीत सकते हो। यहाँ पे गारो अपने पोज में आ जाता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इधर फिर से डार्कशाइन और गारो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। इधर जैसे ही डार्कशाइन गारो को पंच करते हैं तो गारो नीचे डॉज करके डार्कशाइन को किक करके यहाँ पे जमीन में गाड़ देता है और डार्कशाइन जाता है नीचे और गारो कहता है कि ऐसा मत बोलना कि तुम्हारा काम हो गया। तो यहाँ पे डार्कशाइन फिर से खड़ा हो जाता है और गारो कहता है डार्कशाइन अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो इससे ये साबित हो जाएगा कि मेरे अटैक से मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। तो यहाँ पे डार्कशाइन कहता है ये बात तो सच है कि इसके मसल्स और इसकी बॉडी ने आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेशन बना लिया है और ये काफी हद तक सुधर भी चुका है। तो अब क्या धमाका होने वाला है? तो यहाँ पे डार्कशाइन गारो से बोलता है कि अगर तुम मॉन्स्टर एसोसिएशन के लिए काम करोगे तो इससे तुम्हारी मसल्स बेकार ही जाएंगी, इससे अच्छा तुम हीरो एसोसिएशन में आ जाओ। वहाँ पे बहुत अच्छा स्पोर्ट्स जिम भी है, उधर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुम्हारा मन बदलता है और तुम्हें अपने गलतियों का पछतावा है और तुम अपने दिमाग को सुधारने के लिए तैयार हो तो तुम एक अच्छे हीरो बन सकते हो। इधर गारो को ग्योरो की बात याद आती है कि कैसे ग्योरो ने भी सेम ऑफर रखा होता है कि मैं तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर बनाऊंगा, तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। यहाँ पे गारो हंसता है और कहता है तुम भी मॉन्स्टर एसोसिएशन, हीरो एसोसिएशन, तुम दोनों ही बेकार हो और आज रात मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, अब मरो। तो यहाँ पे डार्कशाइन भी तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है तो मुझे यहाँ खत्म करने का मौका दो। यहाँ पे डार्कशाइन फुल चार्ज करता है और फुल स्पीड से गारो की तरफ बढ़ता है। गारो यहाँ समझ जाता है कि अगर इसने मेरे को ठोका तो यहाँ तो मैं एकदम मर जाऊंगा, क्या मेरे को इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए? तो यहाँ पे गारो उससे बचने की कोशिश करता है, जैसे कि आपको याद होगा पिछले चैप्टर ने सिल्वर फैंग में किया होता है पोची के फायर बीम के साथ। यहाँ पे लेकिन गारो बच नहीं पाता और कहता है डिफ्लेक्शन तो चली नहीं, क्योंकि इसकी सिंगल टैकल में इतना ज्यादा ताकत है कि उस बूढ़े की टेक्निक से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ पे डार्कशाइन गारो को ठोकता हुआ बहुत आगे ले आता है और इधर आके रुक जाता है जब गारो के ऊपर पूरा मलबा गिर चुका होता है। डार्कशाइन कहता है कि मैं हमेशा से सिल्वर फैंग की ताकत को आजमाना चाहता था और पहले मैं उससे बहुत लड़ चुका हूँ, वो हमेशा मेरे को मार गिराता था अपनी इसी टेक्निक की मदद से, लेकिन मुझे भी कोई चोट नहीं लगती थी, वो बस मुझे गिरा देता था और मेरे अटैक से बच जाता था, इसी वजह से मैं हमेशा उससे हारता रहता था। तो इसलिए गारो जो तुमने ये मेरे ऊपर किया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम अभी भी बच्चे हो, तुम इतने समय से सिर्फ इसलिए जीत रहे हो क्योंकि तुम्हारा लक अच्छा है। क्या तुमने कभी एटॉमिक समुराई
टॉर्नेडो, फ्लैशी फ्लैश या फिर किंग का सामना किया है? क्योंकि अगर तुमने उनका सामना किया होता तो तुम ऐसी टेक्निक को सोचने से पहले ही मारे जाते। मुझे नहीं पता तुम्हें किस बात पे गुस्सा है हीरोज पे, जो तुमने हीरोज को ही हंट करना शुरू कर दिया, लेकिन तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे गारो फिर से उठ जाता है और वो सारा का सारा मलबा डार्कशाइन के ऊपर मारता है, लेकिन डार्कशाइन यहाँ पे खड़ा रहता है, उसे कुछ नहीं हुआ होता। तो गारो कहता है, देखो अगर पावर की बात हो ही रही है, अगर हमें किसी भी लड़ाई में जीतना है तो हमें अपनी अच्छाई खोनी पड़ती है। गारो कहता है, तुम तो बड़े बेकार निकले, तुम्हारा यही प्लान है ना कि हमेशा अच्छी साइड रहो और बुरे लोगों को पनिशमेंट दो। तुम इसलिए ज्यादा ताकतवर हो क्योंकि तुम अच्छी साइड हो? मुझे नहीं लगता। और तुम इसे मॉन्स्टर बनने का नाटक कह रहे हो, इस हिसाब से तो तुम भी हीरो बनने का नाटक ही कर रहे हो। तुम सबके सब हीरोज बेकार हो। यहाँ पे डार्कशाइन मन में कहता है कि ये तो अभी भी हिल सकता है, मैंने जबकि इसको इतना तगड़ा डैमेज दिया और ये इतना जख्मी भी है, हो क्या रहा है ये? तो यहाँ पे गारो कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आता कि फालतू के लोग तुम्हें इतना सपोर्ट क्यों करते हैं, उसी वजह से तुम चांद पे चढ़ रहे हो, है ना? इसी वजह से मैं लड़ता हूँ, क्योंकि फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं असली इंसाफ लाना चाहता हूँ और तुम कभी भी इस मॉन्स्टर के नाटक को खत्म नहीं कर पाओगे। यहाँ पे गारो डार्कशाइन के ऊपर अटैक करता है और दूसरी ओर हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है और उसका केप फट चुका होता है। वो कहता है ये मॉन्स्टर्स भी। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है, देखा मैंने कहा था ना, चौकन्ना रहना। तो यहाँ पे साइटामा मन में कहता है कि ऐसा है, घर जाऊंगा ना तो जेनोस से बोल दूंगा इसको सिलने के लिए, सही है सब। तो यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम थोड़ा तो लड़ सकते हो, लेकिन जितना मुझे पता है तुम अभी भी थर्ड रेट के हो, तुम अच्छे से अभी भी नहीं लड़ पाते, इसलिए तुम्हें अपने स्किल्स को सुधारना होगा। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, तुम्हें एक ही बार में काम को ऐसे खत्म करना चाहिए जिससे कि पीछे कोई भी निशानी ना छूटे और किसी को तुम्हारे बारे में पता भी ना चले। जब तुम ऐसा करने लग जाओगे सिर्फ तभी तुम फर्स्ट रेट में आओगे। तो यहाँ पे साइटामा कहता है, क्या किसी को कुछ भी पता ना चले? पक्का? इससे तो बहुत अकेलापन महसूस होगा। तो फ्लैशी फ्लैश बोलते हैं, हाँ हाँ, इसका मतलब शायद तुम हीरो बनने के साथ साथ फेम भी चाहते हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक फर्स्ट रेट फाइटर कैसे लड़ता है, बस मुझे मॉन्स्टर किंग के सामने आने दो और याद रखना, डर के भागना मत, वहीं खड़े रहना। तो साइटामा कहता है, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं मार दूंगा उसको। तो यहाँ पे वो मॉन्स्टर जो इस कार्ट के आगे बैठा होता है वो कहता है कि ये हमारे मॉन्स्टर किंग को हल्के में ले रहे हैं, ये दोनों के दोनों कौवे खाएंगे जब उसके सामने आएंगे और जब पता चलेगा कि वो कितना ताकतवर है। या दूसरी ओर हमें जेनस का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है ये तो बहुत बड़ी लड़ाई है, बस मास्टर के कपड़े सही सलामत हो। यहाँ पे दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि डार्कशाइन के ऊपर यहाँ पे गारो पूरी फोर्स से हमला कर रहा होता है और यहाँ पे डार्कशाइन कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे मसल्स किसी भी तरीके के अटैक को झेल सकते हैं और जैसे ही ये अटैक करना बंद करेगा वैसे ही मैं गारो को खत्म कर दूंगा। और बात करें गारो की, मुझे यहाँ पे सिर्फ ऐसा लग रहा है या फिर इसकी स्पीड सच में बढ़ती जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो और भी ज्यादा फास्ट होता जा रहा है और इतनी जल्दी फास्ट हो रहा है कि मुझे चिंता होने लगी है। और ये तो रुक भी नहीं रहा और ऐसा लग रहा है ये रुकना भी नहीं चाहता। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि दर्जनों मार्शल आर्टिस्ट मुझ पे हर तरफ से हमला कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि समुद्र की लहरें बार बार मुझे मार रही है। ये हो क्या रहा है? अभी थोड़ी देर के लिए मेरे मन में आया कि मैं हार जाऊंगा। ये क्या है? ऐसा हो ही नहीं सकता। शारीरिक लड़ाई में मैं कभी नहीं हार सकता, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से अपनी मसल्स को बढ़ाया है वो टैंक टॉप और प्रिजनर से काफी ज्यादा अलग है। यहाँ पे गारो का सीन दिखाया जाता है और वो अपने दोनों हाथों से बॉम्ब और सिल्वर फैंग दोनों की टेक्निक्स आजमाता है। एक हाथ पे वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट और अपने सीधे हाथ में व्हर्लविंड आयरन कटिंग फिस्ट। और वो कहता है इसी तरह से इसको मैं तोड़ सकता हूँ। जैसे कि दोनों बूढ़े एक साथ मिलकर लड़ते हैं किसी भी दुश्मन से और एक के बाद एक अटैक करते हैं, तो इस टेक्निक से तो ये मसल का पहाड़ भी टूट ही जाएगा। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये एक ऐसी जॉइंट टेक्निक है जो कि कभी भी कोई भी अकेला नहीं कर सकता। क्रॉस फैंग ड्रैगन स्लेयर फिस्ट, वो ऐसा चाहता नहीं था लेकिन उसने खुद ही ऐसे किया, बस हो गया, क्योंकि उसको सुसाइडल ट्रेनिंग मिली थी और अलग अलग डोजो चैलेंजेस हुए और फिर हीरो हंट्स भी हुए। इस वजह से इसके पास एक ऐसी टेक्निक आ गई जो कि वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट और व्हर्लविंड आयरन कटिंग फिस्ट से भी ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे सिल्वर फैंग और उसके भाई को ट्विन पिलर्स ऑफ हीरो वर्ल्ड कहा जाता है। भले ही गारो के सामने यहाँ पे सुपर अलॉय डार्कशाइन था जो कि आज तक का सबसे ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट हो सकता है, क्योंकि तुम उसको शारीरिक तौर पे नहीं हरा सकते, लेकिन फिर भी गारो ने यहाँ पे हार नहीं मानी। उसे पता है कि सामने वाला ओपोनेंट ताकतवर है, लेकिन इसी वजह से वो और भी ज्यादा कोशिश कर रहा है और जैसे जैसे वो कोशिश करता जा रहा है वैसे ही वो ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पे डार्कशाइन कहता है कि अब ज्यादा मत सोचो, अब मैं तुम्हें अपनी पूरी फोर्स से मारने वाला हूँ। यहाँ पे डार्कशाइन अपनी फुल फोर्स से गारो के ऊपर हमला करता है और कहता है सुपर अलॉय बजूका, लेकिन यहाँ पे गारो भी उसको पंच करता है और उसका पंच रोक लेता है। यहाँ पे डार्कशाइन कहता है कि इसकी बॉडी क्या है, ये मॉन्स्टर। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि गारो का लिमिटर भी अब टूटने लगा है। साइकोस का सीन दिखाया जाता है और वो पूरी यहाँ पे पावर अप हो चुकी होती है और चिल्ला रही होती है, लेकिन वही दूसरी ओर टॉर्नेडो उसको ऊपर खींचना शुरू कर देती है और साइकोस कहती है कि क्या उसे क्या लगता है अपनी ताकत से मुझे इतनी गहराई से भी निकाल लेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा कर पाए। लेकिन यहाँ पे टॉर्नेडो के लिए ये सब काफी आसान होता है और वो इजीली उसको ऊपर खींचना शुरू कर देती है और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मामूली से इंसान से लड़ रही हूँ। देखा? तो यहाँ पे टॉर्नेडो अपना पंच रेडी करती है और यहाँ पे फुल स्पीड में साइकोस ऊपर आ रही होती है। इधर साइकोस भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके टॉर्नेडो को अपनी तरफ खींचती है और कहती है इधर आओ, अभी बताती हूँ तुम्हें। यहाँ पे अभी दूसरी ओर साइटामा का सीन दिखाया जाता है और ये अभी भी उस कार्ट में होते हैं। साइटामा कहते हैं कितनी अजीब सी जगह है,
हमने यहाँ पे बहुत घूम लिया है, तो क्यों ना तुम हमें यहाँ पे एक गाइडेड टूर ही दे दो और बताते रहो यहाँ क्या चल रहा है। तो यहाँ पे फ्लैश सैटर्न से बोलते क्या भाई क्या, और मनाको से बोलता है कि बस इसको इग्नोर करो, कुछ मत बोलना। तो यहाँ पे वो मनाको बोलते हैं वेल आप अपने राइट में देख सकते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। इतने में वहाँ पे भाई धमाका होता है और यहाँ से भाई साइकोस निकल के जाती है। ये सब डर जाते हैं और फ्लैश कहते हैं ये क्या था, और साइटामा सोचते हैं क्या एक इंसान। यहाँ पे साइकोस और टॉर्नेडो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका सा होता है। इन दोनों ने अपने आसपास सुरक्षा घेरा टाइप बना रखा होता है और ये आमने सामने आते हैं। साइकोस बोलती है कि आज वो दिन होगा जब तुम हारोगी टॉर्नेडो, तुमने मुझे इतना उकसाया है कि अब तुम बच नहीं सकती। तो यहाँ पे टॉर्नेडो होती है और वो कहती है सच में, और वैसे वो बच्चा कहाँ पे है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पीछे कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं। वो कहते हैं अरे वो तो टॉर्नेडो है ना, हमारी दुश्मन। लेकिन यहाँ पे टॉर्नेडो एक ही गोली से उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देती है और कहती है कि मुझे पता चला है कि जिस बच्चे को तुमने यहाँ पे हॉस्टेज बना रखा था उसके अलावा भी एक और बच्चा था। यहाँ पे हमें टारियो का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ पे किंग के पास आता है। किंग उसे घूर के देख रहा होता है और यहाँ पे किंग इंजन चल रहा होता है। टारियो किंग को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और रोता हुआ उसके पास जाता है और कहता है शुक्रिया तुम मुझे बचाने आए किंग। तो यहाँ पे किंग टारियो को डांट देता है और कहता है रुक जाओ, कोई फायदा नहीं, मुझे पहले से ही पता है। तो टारियो कहता है क्या क्या पता है। तो यहाँ पे किंग बहुत खतरनाक लुक देता है टारियो को और टारियो यहाँ पे रोने लग जाता है और किंग बोलता है मुझे अच्छे से पता है कि तुम छुप के मेरे ऊपर अटैक करना चाहते हो, बहुत हो गया तुम्हारा खेल, यही करना आता है तुम्हें है ना। तभी हमें दिखाया जाता है कि टारियो के पीछे एक मॉन्स्टर होता है, वो इनविजिबल होता है और वो धीरे धीरे विजिबल होने लग जाता है और सबको दिखने लग जाता है। टारियो उसे देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है मॉन्स्टर, और वो मॉन्स्टर कहता है क्यों कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे देख पाते, तुमने मुझे देखा कैसे। यहाँ पे किंग शांत होता है, वो मॉन्स्टर भी शांत होता है, एक दूसरे को देखते हैं ये दोनों। और वो मॉन्स्टर कहता है हाँ मुझे बहुत माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया, मैं भागता हूँ यहाँ से। इधर बस किंग देखता रहता है और टारियो भी देखता है। यहाँ पे किंग बोलते हैं बच गए, और वो टारियो से बोलता है कि मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, मेरा हाथ पकड़ना चाहोगे। तो टारियो बोलते हैं हाँ थैंक यू किंग। या दूसरी ओर वो मॉन्स्टर भागते भागते जैसे जा रहा होता है और तभी उसे एक चीज पकड़ लेती है और उसको सोख लेती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ओरोची हर्ट एलिमेंट होता है, जो कि एक ओरोची का ही बचा कुचा हिस्सा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे रीजनरेट हो रहा होता है और इसे यहाँ पे खून की जरूरत होती है। वो पूरी मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर फैल जाता है और अलग अलग मॉन्स्टर्स को खाना शुरू कर देता है जिससे कि वो अपनी बॉडी को रीजनरेट करने लग जाए। अलग अलग मॉन्स्टर को खाने के बाद उसे ऊपर से बहुत तगड़ी फोर्स महसूस होती है और उसे पता चल जाता है कि वहाँ पे टॉर्नेडो और साइकोस है और यहाँ पे ओरोची उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है उनको खाने के लिए और कहता है मुझे अपना खून दे दो। यहाँ पे साइकोस अपनी आंखों से एक लेजर हमला करती है टॉर्नेडो पे, लेकिन टॉर्नेडो यहाँ पे इजीली बच जाती है और जो भी उसके ऊपर अटैक होता है वो आसपास डाइवर्ट कर देती है जिससे कि आसपास मौजूद मॉन्स्टर भी मारे जाते हैं। और यहाँ पे टॉर्नेडो अपना पंच रेडी करती है और कहती है मेरे सवाल का जवाब दो। यहाँ पे दूसरी ओर में किंग और टारियो का सीन दिखाया जाता है और ये सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं, थक जाते हैं। टारियो मन में सोचते हैं यार किंग इंजन तो चलते ही जा रहा है और तेज होता जा रहा है, जैसा मैंने किंग के बारे में सोचा था। चाहे कोई भी सिचुएशन हो वो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है। यहाँ पे दूसरी ओर में किंग के मन की बात बताई जाती है और वो कहता है कि ये सीढ़ियां कब तक चढ़नी पड़ेंगी मुझे और ऊपर कब पहुंचेंगे हम, कहाँ मैं अच्छा खासा घर पे पड़ा पड़ा वीडियो गेम खेलता रहता था और मेरे को ये बेकार की सीढ़ियां चढ़नी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है मर जाऊंगा यहीं पे। यहाँ पे जब ये ऊपर आते हैं तो टारियो को यहाँ पे एक एलिवेटर दिखती है और यहाँ पे किंग भी बहुत खुश हो जाता है उसे देख के। ये एलिवेटर के अंदर चले जाते हैं और किंग ये कहते हैं हाँ इस लीवर को खींचना पड़ेगा है ना। ओ यहाँ पे भी दिखाया जाता है साइड में पानी भरने लग जाता है और किंग बोलता है शह। या दूसरी ओर हमें साइकोस का सीन दिखाया जाता है और वो कहती है हॉस्टेज के अलावा यहाँ पे एक और बच्चा था, लेकिन हमारे एक मॉन्स्टर ने उसको अपने काम के लिए रख लिया था, लेकिन वो बच्चा अपने जेल से बच के भाग गया था और उसके बाद मेरे को नहीं पता वो कहाँ पे है। यहाँ पे टॉर्नेडो साइकोस की पूरी बॉडी ट्विस्ट करने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि टॉर्नेडो ने उसके मुंह के पास ही ट्रांसमीटर रखा होता है जिससे कि सारे के सारे हीरोज उसकी बात सुने। साइकोस बताती है कि उस बच्चे के अलावा बाहर से जो भी लोग मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर आए थे वो थे नारिंकी की स्क्वाड और हंटर गारो, यही है बस और कोई नहीं। तो यहाँ पे टॉर्नेडो वो ट्रांसमीटर अपने पास ले आती है और कहती है हेलो सुन रहा है कोई, मुझे कुछ जानकारी मिली है। क्या बात है, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा, ये हीरोज का चल क्या रहा है, क्या ये अपना काम कर भी रहे हैं सो रहे हैं। तभी वहाँ दूसरी ओर से हमें अमाई मास की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है अगर बात करें मर्सिनरी स्क्वाड की तो मैं उनको बचा नहीं पाया, उनको एक मॉन्स्टर ने बहुत बुरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया था। मैंने उनको रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो बहुत मुश्किल था, इसलिए मुझे उनसे लड़ना ही पड़ा। टॉर्नेडो कहती है अमाई मास, इसका मतलब ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें किसने बोला था लड़ाई में आने के लिए जब तुम्हारे बस की नहीं है। तो यहाँ पे अमाई मास बोलता है कि एक बात साफ कर दूं, कोई और भी उनको बचा नहीं सकता था क्योंकि उनको बहुत बुरी तरह से हिप्नोटाइज कर रखा था। तो टॉर्नेडो कहती है जब तुमने उनसे लड़ने के बारे में सोचा तो उससे पहले किसी और मेंबर से कांटेक्ट किया था। तो यहाँ अमाई मास बोलते हैं अरे बोल रहा हूँ ना कोई फायदा नहीं था, उनको बहुत बुरी तरह ब्रेन वॉश कर रखा था और उनको अपनी भी मौत का डर नहीं था। अगर मैं उनको वहाँ पे छोड़ देता तो आगे चल के हमारे लिए दिक्कत ही खड़ी करते। और सबसे जरूरी बात, मैं अभी एक बहुत खतरनाक कार्डरे से लड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे जल्द ही किसी की जरूरत है, मेरी लोकेशन है। तो यहाँ पे अमाई मास अपनी लोकेशन बता रहा होता है लेकिन वहाँ से टॉर्नेडो बोलना शुरू कर देती है। तो क्या बड़ी बात हुई, वो बस एक खतरनाक कार्डरे ही तो है, तो इसलिए किसी और को परेशान मत करो। अगर तुम उसे हरा नहीं सकते थे तो तुम्हें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था और सरफेस टीम के साथ रहते। तो यहाँ पे अमाई मास बोलते हैं कि मेरे पास फालतू समय नहीं है तुम्हारे साथ बहस करने के लिए। तो यहाँ पे टॉर्नेडो कहती है कि सोचो अगर हमने तुम्हारे पास एक मेंबर भेज दिया, उस वजह से हम ये लड़ाई हार गए तो तब
क्या करोगे? तो यहाँ पे अमाइमास बोलता है कि इस टॉर्नेडो से बात करना ही बेकार है। क्या कोई और मेरी बात सुन रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड करो। क्या हम हमारे दुश्मन को बदल सकते हैं? क्योंकि कंपैटिबिलिटी के हिसाब से मेरा सबसे बुरा मैच है। ओ नो, उसने मुझे ढूंढ लिया। यहाँ पे साइकोस इनकी बातें सुन रही होती है और वो मन में सोचती है क्या लड़ाई के बीच में अपनी फालतू की बातें कर रहे हैं? क्या ये सच में हीरो है भी? और इस लड़की को देख के ये लग रहा है कि ये ऐसा सोच रही है कि ये पहले से ही जीत चुकी है, लेकिन फिर भी मेरे पास अभी एक चांस है। तभी नीचे से यहाँ पे फायर बीम्स आती है और यहाँ पूरी जगह धमाका हो जाता है। यहाँ पे टॉर्नेडो का ध्यान भी बढ़ जाता है और वो अपने आप को बचाती है और इधर साइकोस फ्री हो जाती है और वो नीचे गिरने लग जाती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि लॉर्ड ओरोची ने अपने शरीर से वो ड्रैगन रीजनरेट कर लिए होते हैं और वही ये धमाके मचा रहा होता है और वो फुल फोर्स से टॉर्नेडो पे हमला करता है चारों ओर से। यहाँ पे साइकोस फुल स्पीड से नीचे जाती है और कहती है क्या बात है, तुम तो अभी भी जिंदा हो ओरोची। अगर मैं तुम्हारी बॉडी की कमाल का ताकत का इस्तेमाल करूंगी तो मैं अपनी साइकोकाइनेसिस को बढ़ा सकती हूँ और उसके बाद हम उस लड़की से आराम से जीत सकते हैं। यहाँ पे हमें दूसरी ओर साइटामा का सीन दिखाया जाता है और इनकी कार्ड भाई ओरोची ने घेर ली होती है और ये तीनों यहाँ से निकल लेते हैं। साइटामा भी यहाँ पे डर जाता है और कहता है ये है क्या चिपचिपी सी चीज? ऐसा लगता है कि जीप के नीचे का जो चिपचिपा सा पार्ट होता है वो है ये, भागो। इधर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे पहले साइकोस बैठी होती है और तीन यहाँ पे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स होते हैं जिनको वो अपना पपेट्स कहती है। ओरोची उनको भी खाने लग जाता है और उनसे भी पावर खींचने लग जाता है। दूसरी ओर वो टॉर्नेडो के ऊपर चारों ओर से हमला करता है, लेकिन टॉर्नेडो उसकी फायर बीम को घुमा घुमा के उन सभी ड्रैगन्स को निचोड़ देती है और उसके चारों ओर एक भी ड्रैगन नहीं बचता। या नीचे से ओरोची का वो मॉन्स्टर फिर से आता है और यहाँ पे टॉर्नेडो उसे भी मारती है। दोबारा से टॉर्नेडो के ऊपर अटैक होता है फायर बीम से, लेकिन टॉर्नेडो अपने आप को बचा लेती है और कहती है क्या एक के बाद एक ये है क्या? ये चिपचिपा सा जीव इनका काट रहे है क्या? मुझे नहीं पता कि ये कितना गहरा है। मैं चाहूँ तो अभी के अभी इस मॉन्स्टर एसोसिएशन को जमीन से निकाल के ऊपर रख सकती हूँ, लेकिन मेरे को उस बच्चे की लोकेशन नहीं पता ना। अगर मैंने कोई भी गलती की तो वो भी फंस जाएगा। चलो यार कोई तो बचा लो बच्चे को। कैसे नाकारा लोग हैं। यहाँ दूसरी ओर में साइकोस का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ पे ओरोची की बॉडी के साथ ज्वाइंट हो जाती है और कहती है कि चलो हो गया काम, अब मुझे अपना मांस दे दो। लेकिन ओरोची साइकोस को खाना भी शुरू कर देता है और साइकोस कहती है ओरोची तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कब से आ गई? कैसे है तुमने ये सारी ताकत मुझसे छुपा रखी थी? यहाँ पे ओरोची बस कुक 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 बोलता है और साइकोस बोलती है क्या यार इसने तो मेरे दिमाग पे भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे ओरोची बोलता है कि तुमने शुरुआत से मेरा ध्यान रखा है और मुझे खाना दिया है, मुझे बढ़ाने में मदद की है, थैंक यू साइकोस, लेकिन अब अगली बारी तुम्हारी है। यहाँ पे ओरोची पूरी तरह से साइकोस को खाना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पे साइकोस ज्यादा ताकतवर होती है और कहती है कि मेरी बात मानो, तुम्हें नहीं पता तुम सिर्फ एक प्यादे हो मेरी पावर्स को बढ़ाने के लिए, मैं हूँ तुम्हारी असली मास्टर। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि साइकोस ओरोची की बॉडी पे कब्जा कर लेती है और यहाँ पे एक अलग ही मॉन्स्टर का जन्म होता है। टॉर्नेडो यहाँ पे देखती है उसे और कहती है कि तुम इतनी नीचे गई मेरे से बच के और फिर से अपनी असली बॉडी सामने भी ले आई, इससे तो मेरा काम और भी ज्यादा आसान हो गया है, कितनी अच्छी हो तुम। यहाँ पे साइकोस कहती है कि कमाल है, मैंने ओरोची को हरा दिया है और अब ये बॉडी मेरी है, इसके साथ मैं टॉर्नेडो को आराम से हरा सकती हूँ। और वही दूसरी ओर हमें ओरोची की भी आवाज आती है और वो कहता है और इसके बाद उस गंजे की बारी है जिसने मेरे टुकड़े टुकड़े करके रख दिए थे, मैं उसे ढूंढूंगा और उसे अच्छे से मजा चखाऊंगा। यहाँ पे दोबारा से टॉर्नेडो के ऊपर चारों ओर से फायर बीम आती है ड्रैगन से और टॉर्नेडो फिर से उनसे आराम से बच जाती है और उनकी ऐसी तैसी कर देती है। यहाँ सामने से साइकोस का मॉन्स्टर आ जाता है और दोबारा इनका आमना सामना होता है। इस अटैक से टॉर्नेडो को धीरे धीरे फर्क पड़ने लग जाता है और वो कहती है ये तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जो टॉर्नेडो ने अपना सुरक्षा कवच बना रखा होता है उसके ऊपर साइकोस पूरा प्रेशर लगाने लग जाती है और टॉर्नेडो कहती है बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है ये ग्रेविटी बढ़ाने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टॉर्नेडो को फर्क पड़ने लग जाता है और साइकोस बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी होती है और टॉर्नेडो को सुरक्षा घेरे के साथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे सुरक्षा घेरे में कुछ फेर बदल कर दी है, हाँ अब जो प्रेशर बाहर लग रहा था वो तुम्हें अंदर से महसूस होगा। यहाँ पे टॉर्नेडो कहती क्या मैं इसको डीएक्टिवेट भी नहीं कर पा रही, ये हो क्या रहा है? और साइकोस बोलती है कुक 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 कुक। यहाँ पे हमें सिंपल सी चीज बताई जाती है कि ये साइकोस प्लस ओरोची है। ओरोची हमेशा कुकू कुकू बोलता है तो ये आप समझ सकते हो। और साइकोस बोलती है अरे चलो भी अब इस गोले को हटा भी दो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे इस गोले पे ताकत लगाती रहूंगी, उससे अंदर का प्रेशर बढ़ता रहेगा और तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। और वैसे भी अगर तुमने इसको डिसेबल कर भी दिया तो मेरी उंगलियां हैं उससे तुम चपटी हो जाओगी, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा खून और तुम्हारा मांस जाया नहीं जाएगा। यहाँ पे धीरे धीरे टॉर्नेडो की हालत काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है। और यहाँ पे हमें दूसरी ओर साइटामा का सीन दिखाया जाता है और साइटामा और फ्लैशी फ्लैश यहाँ पे भाग रहे होते हैं। साइटामा ने उस मॉन्स्टर को अपने सर पे पकड़ रखा होता है, लेकिन ओरोची का मॉन्स्टर मनाको को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश उस मॉन्स्टर को बचा लेता है और कहता है ये तो मॉन्स्टर पे भी हमला कर रहा है, इसका मतलब ये मॉन्स्टर एसोसिएशन के साइड भी नहीं है, ये चल क्या रहा है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ओरोची साइटामा का सर पकड़ लेता है और लेकिन स्लिप हो जाता है और यहाँ पे साइटामा घूमते ही साथ इतना तगड़ा पंच देता है यहाँ पे कि उस पूरे एरिया में बड़ा खतरनाक धमाका होता है। इधर हमें किंग का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे इनको लगता है कि भूकंप आ चुका है।
इधर साइड में से एक और ट्रॉली होती है जिसमें कुछ पत्थर गिर जाते हैं और ये फुल स्पीड में ऊपर जाने लग जाते हैं। यहाँ में दिखाया जाता है कि नीचे से ओरोची का मॉन्स्टर आ जाता है और यहाँ पे किंग और ये बच्चा बाल बाल बचते हैं। इस चैप्टर से आपको ये तो समझ ही आ गया होगा कि किंग कितना ज्यादा लकी है, कमाल है। यहाँ पे हमें दूसरी ओर दोबारा साइकोस और टॉर्नेडो का सीन दिखाया जाता है और इधर साइकोस टॉर्नेडो को छोड़ देती है क्योंकि उसको काफी दर्द होता है। वो कहती है क्या मेरे इतने सारे सेल्स को एक बार में किसने तबाह कर दिया, हुआ क्या, और वो स्लिपरी सी चीज क्या थी। यहाँ पे साइकोस को सेंस हो जाता है कि साइडामी ने उसकी ऐसी तैसी की होती है। टॉर्नेडो को यहाँ पे ट्रांसमीटर से मैसेज सुनाई देता है कि मैं किंग हूँ, हेलो, मैंने बच्चे को बचा लिया है और मैं सरफेस की ओर बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे टॉर्नेडो स्माइल करती है और कहती है हाँ मुझे यही उम्मीद थी किंग से, और अब मुझे पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं अपनी पूरी पावर से लड़ सकती हूँ। और यहाँ पे टॉर्नेडो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। फिर से डार्कशाइन वर्सेस गारो का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे गारो कंटिन्यूअसली डार्कशाइन के ऊपर हमला कर रहा होता है। डार्कशाइन मन में कहता है कि सिर्फ इसकी स्पीड ही नहीं बढ़ रही है बल्कि इसकी पावर भी लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पे डार्कशाइन फिर से गारो के ऊपर पंच करता है, लेकिन गारो उसके पंच से आराम से बच के उसके नीचे आ जाता है और उसके चेस्ट पे इतना खतरनाक अटैक करता है कि यहाँ से शॉक वेव्स आती है और पीछे मौजूद दीवार भी टूट जाती है और डार्कशाइन दूर जाके गिरता है और उसकी हालत यहाँ पे बेकार होने लग जाती है। वो मन में कहता है कि ये तो गलत है, गारो ने मेरा इस्तेमाल किया अपनी टेक्निक्स को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए, वो तो मुझे प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहा है। तो यहाँ पे गारो आता है, वो कहता है क्या बात है डार्कशाइन, क्या तुम हीरो नहीं हो, तुम तो यहाँ पे मेरा मॉन्स्टर का नाटक रोकने आए थे है ना, लेकिन मैं ही जीत रहा हूँ। तो यहाँ पे डार्कशाइन को अपने बचपन का सीन याद आता है और हमें बताया जाता है कि हीरो सुपर हेलोय डार्कशाइन जब एक बच्चा था तो वो सारे स्पोर्ट्स में बेकार था और बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेलता था क्योंकि उसकी बॉडी इतनी अच्छी नहीं थी और वो काफी ज्यादा कमजोर था। फिर चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, वो जिस भी खेल को खेलता था वो उसमें हार जाता था, इसलिए उसके अंदर कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आया और बचपन में वो लूजर के नाम से जाना जाता था। लेकिन अपने 15वें बर्थडे पे उसने अपने पापा से जिद की और कहा कि मुझे एक 3 किलो का डंबल ला के दो। उसके बाद से उसने रोज एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। वो रोज 3-3 किलो के डंबल्स उठाता था। कुछ समय बाद उसने ये वेट इंक्रीज कर दिया 5 किलो पे। उसके बाद वो 10 किलो के डंबल भी उठाने लगा और कुछ सालों बाद वो 50 किलो का डंबल सिर्फ एक हाथ से उठा लेता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए यही वो एक हाथ से 200 किलो का डंबल, 500 का, फिर 1 टन का, फिर 2 टन का। उसके और कुछ सालों बाद उसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो हम नंबरों से नहीं बता सकते। इसके बाद वो जिस भी लड़ाई में जाता था वो जीत ही जाता था। इतनी बार जीतने के बाद उसके अंदर काफी कमाल का सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था। उस टाइम कहा जाता था कि उसकी मसल्स का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। उसके बाद वो सारे कॉम्पिटिशन और स्पोर्ट्स में फर्स्ट आता था, जिसके बाद वो हीरो एसोसिएशन में चला गया। वहां पे भी उसने बहुत मेहनत की और हीरो बन के बहुत लोगों की मदद की और उसने कभी भी ट्रेनिंग करना नहीं छोड़ा। वो जीतता गया और आगे बढ़ता गया और कुछ समय बाद क्लास एस में प्रमोट कर दिया गया। उसके बाद से वो अपना ऐसा दुश्मन ढूंढ रहा था जो कि उसे 100% हरा सके या फिर उसका सामना कर पाए। लेकिन क्या सच में डार्कशाइन ऐसा चाहता था? क्योंकि यहाँ पे गारो बहुत बुरी तरह डार्कशाइन को मार रहा होता है और डार्कशाइन अपने आप को बचाते हुए कहता है कि ये बंदा गारो बहुत ज्यादा ताकतवर है, हद से ज्यादा ताकतवर। मैं हमेशा से ही एक ऐसा दुश्मन ढूंढ रहा था जो कि मेरा सामना कर पाए, लेकिन मेरे अंदर दोबारा से वो फीलिंग क्यों आ रही है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं लड़ना नहीं चाहता और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बच नहीं पाऊंगा। ये बात मेरे दिमाग में आई कैसे? यहाँ हमें बताया जाता है कि भले ही डार्कशाइन लड़ना चाहता था और अपना एक ओपोनेंट ढूंढना चाहता था, लेकिन वो किसी ऐसी लड़ाई को नहीं लड़ना चाहता था जिसका रिजल्ट वो पता न लगा पाए या फिर जिस लड़ाई को वो कंट्रोल न कर पाए। वो डर जो उसको आखिरी बार बचपन में आया था वो फिर से बढ़ने लगा और उसके सामने आया गारो बनके। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गारो डार्कशाइन के सामने होता है। यहाँ पे फिर भी डार्कशाइन लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गारो यहाँ पे डार्कशाइन को किक मार के उसको नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वो यहाँ पे उसके ऊपर आके डबल एयर स्ट्राइक्स अटैक करने वाला होता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डार्कशाइन काफी ज्यादा डर चुका होता है। उसे देख के उसे टारियों की याद आ जाती है कि कैसे बाकी बच्चे टारियों को परेशान करते थे। उसके बाद उसे खुद की भी याद आती है कि कैसे बाकी बच्चे गारो को परेशान करते थे। उसका ये लुक देख के यहाँ पे गारो रुक जाता है और कूद के अलग हो जाता है। यहाँ पे डार्कशाइन भी खड़ा हो जाता है और सोचता है ये हुआ क्या। गारो मन में कहता है कि ये ऐसे लूजर की तरह मुझे क्यों देख रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसको बुली कर रहा हूँ या फिर परेशान कर रहा हूँ। मैं तो मॉन्स्टर बनना चाहता हूँ ना। और ये चीज तो इन सबसे, लेकिन यहाँ पे बोलने से पहले ही गारो को कुछ हो जाता है और वो नीचे बैठ जाता है। वही दूसरी ओर डार्कशाइन उसको देखने के लिए जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। इतने में ही डार्कशाइन के आसपास एक सुरक्षा घेरा आ जाता है और डार्कशाइन कहते हैं क्या ये बैरियर कैसा है, क्या ये टॉर्नेडो ने किया है। यहाँ पे टॉर्नेडो डार्कशाइन को ऊपर खींचने लग जाती है और डार्कशाइन कहते हैं क्या छत भी गिरने लगी है। गारो तुम यहाँ पे सेफ नहीं हो, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना तुम कुचले जाओगे, यहाँ से भागो। यहाँ पे गारो नीचे ही रहता है और यहाँ डार्कशाइन ऊपर जाने लगता है। यहाँ पे डार्कशाइन काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो कहता है कि
कि मैंने ऐसा क्यों कहा। दूसरी ओर हमें सिल्वर फैंग, बॉम्ब और ब्लिजर्ड का सीन दिखाया जाता है और ब्लिजर्ड कहती है कि मेरे साथ रहना, जब तक तुम मेरे साथ रहोगे सब कुछ ठीक रहेगा। मेरी बहन जब अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही होती है तब वो मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रैक आ जाता है नीचे और सिल्वर फैंग बोलता है अगर ये बैरियर नहीं होता तो अभी हमारा गेम ओवर हो चुका होता। और बॉम्ब कहता है कि अपनी बहन को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। यहाँ पे ब्लिजर्ड बोलती है मेरी बहन एक नंबर की बेवकूफ है। या दूसरी ओर हमें चाइल्ड एम्पर का सीन दिखाया जाता है और इवल मिनरल वाटर ने उसको पकड़ रखा होता है और इधर चाइल्ड एम्पर बेहोश होने लगता है और वो कहता है ये बहुत बुरा है, लेकिन तभी उसके आसपास भी यहाँ पे बैरियर आ जाता है और उसी के साथ साथ ओकामा इटाची, इएन और बुशिडिल के पास भी बैरियर आ जाता है। चाइल्ड एम्पर कहता है कि बैरियर कैसा है, वही दूसरी ओर इएन कहता है ये तो टॉर्नेडो है, लेकिन वो नारंगी स्क्वाड तो अभी भी नीचे पड़ा हुआ है, अभी हम नहीं निकल सकते। तो यहाँ पे इएन टॉर्नेडो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, अभी और भी लोग हैं जिनको मेरी मदद की जरूरत है, रुक जाओ। यहाँ पे बुशिडिल और ओकामा इटाची बेहोश पड़े होते हैं, लेकिन इएन कहता है कि ऐसा तो देर हो जाएगी। तो वो बुशिडिल और ओकामा इटाची से कहता है मास्टर को मेरा हाय कहना। और इएन यहाँ पे अपनी ब्लेड से इस बैरियर के अंदर हमला करने लग जाता है और कहता है क्या मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ, इस स्फेरिकल शील्ड से। और वो इस शील्ड को तोड़ देता है और बाहर निकल जाता है। वो नीचे नारंगी स्क्वाड के पास आता है, इनके ऊपर यहाँ पे पत्थर गिरने वाले होते हैं, लेकिन इएन इन सभी पत्थर को अपनी ब्लेड से काट देता है। वो टॉर्नेडो से कांटेक्ट करता है और कहता है कि मैं इएन हूँ, क्या मेरी आवाज आ रही है, यहाँ 7 लोग और है, तो एक और बड़ा बैरियर बनाओ। टॉर्नेडो क्या तुम मुझे सुन सकती हो। यहाँ पे टॉर्नेडो होती है और उसको कुछ भी आवाज नहीं आ रही होती क्योंकि उसकी इतनी पावरफुल ताकत होती है कि उसको आसपास का कुछ सुनाई नहीं देता। यहाँ पे इएन के ऊपर बिल्डिंग गिरने वाली होती है। वहीं दूसरी ओर हमें गम्स का सीन दिखाया जाता है जो कि पिग गॉड को खा चुका होता है, लेकिन पिग गॉड के यहाँ पे बैरियर आ जाता है और वो उसके मुंह से बाहर निकलने लग जाता है, लेकिन गम्स उसको पकड़ लेता है और उसका बैरियर तोड़ देता है। यहाँ पे दोबारा इनका आमना सामना होता है और दूसरी ओर हमें पूरी प्रिजनर का सीन दिखाया जाता है और वो मन में कहते हैं अरे मुझे लग रहा था मेरा पिछवाड़ा चमक रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरे को प्यार के घेरे में बांध लिया गया है। मुझे समझ तो नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन मैं इसको एंजल ऑरा कहूंगा। ओह क्या बात है, मैं तो एंजल फ्लोट भी कर सकता हूँ। वह दूसरी ओर हमें अमाई मास्क का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा और मेरी बॉडी भी इतनी हल्की हो चुकी है, क्या करूं मैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट अकली बोलता है क्या उड़ कैसे रहे हो तुम। या दूसरी ओर हमें होमलेस एम्पर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे एक सुरक्षा घेरा तो बना होता है और होमलेस एम्पर कहता है कि ये एनर्जी स्पेयर कहाँ से आ गया, लेकिन इसके अंदर तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे दूसरी ओर ज़ॉम्बी मैन पड़ा होता है और वो मन में कहता है टॉर्नेडो क्या वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रही है, और उस गोले के अंदर तो बस कपड़े के टुकड़े हैं, या फिर मैं कहूँ वहाँ मेरी फटी हुई पॉकेट है जिसके अंदर चाइल्ड एम्पर का वो टर्मिनल था। तो क्या टॉर्नेडो उस ट्रांसमीटर की मदद से ही हमारी लोकेशन पता लगा रही है क्या। यार अगर मेरे को पहले पता होता तो वो ट्रांसमीटर मैं अपने सर में रख लेता। या दूसरी ओर हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है और क्योंकि यहाँ पे अभी अभी साइटामा ने ओरोची का यहाँ पे हिस्सा खत्म किया होता है तो फ्लैश यही बोलते हैं क्या उनको पता चल गया क्या, इस वजह से वो सारे डर के भाग रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि इनके ऊपर भी सीलिंग गिरने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे फ्लैश इन दोनों को बचाने के लिए नीचे कूदता है, लेकिन साइटामा अपनी एक ही टांग से उस पूरी सीलिंग को गिरने से रोक लेता है। या दूसरी ओर ब्लैक स्पर्म भी एटॉमिक समुराय से बहुत बुरी तरह लड़ रहा होता है और इससे पहले कि वो उसके ऊपर पंच करे एटॉमिक समुराय के आसपास शील्ड आ जाती है और वो भी ऊपर जाने लग जाता है। वो कहता है मुझे माफ करना, ऐसा लगता है ब्रेक का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे ब्लैक स्पर्म कहते हैं तुम मुझसे बच के नहीं जा सकते एटॉमिक समुराय। तो यहाँ पे दीवारें कंप्रेस होने लग जाती है और ब्लैक स्पर्म उनके बीच में फंस जाता है और यहाँ पे एटॉमिक समुराय बोलता है अलविदा दोस्त। यहाँ पे दूसरी ओर हमें टॉर्नेडो का सीन दिखाया जाता है जो कि साइकोस के सामने होती है और साइकोस कहती है वाह ये ताकत, तो हम कह सकते हैं कि तुम अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, कितना कमाल है। यहाँ पे हमें साइटामा के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है या फिर मैं कहूँ उस पूरे सिटी जेड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे सिटी जेड में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आने लग जाते हैं। टॉर्नेडो सच में नीचे से पूरी मॉन्स्टर एसोसिएशन को उखाड़ देती है और जमीन के ऊपर लाने लग जाती है। यहाँ पे सिच भी देख के चौंक जाता है कि ये हो क्या रहा है और टॉर्नेडो की ताकत तो भाई कमाल, वो पूरी मॉन्स्टर एसोसिएशन को ऊपर ले आती है। यहाँ पे किंग होता है एलिवेटर में, वो कहता है वाह सब कुछ रुक चुका है, अब भूकंप नहीं आ रहे हैं। किंग मन में सोचता है यार ये मेरे आसपास ये अजीब सी लाइट क्यों आ रही है। तो टारियो बोलता है वाह किंग कितना कमाल है, ये शायद तुम्हारी स्पेशल पावर होगी सुपर किंग स्टेट। तो यहाँ पे किंग बोलता है क्या। यहाँ पीछे से दीवार टूट जाती है और किंग देखते हैं भाई आ कहाँ गए हम इतना ऊंचा। यहाँ पे इनकी एलिवेटर की जो रोप होती है वो टूट जाती है और ये फुल स्पीड में नीचे जाते हैं चिल्लाते हुए। टारियो कहता है वो देखो किंग ब्रेक वहां है। तो यहाँ पे किंग उस ब्रेक को दबाता है लेकिन उस ब्रेक से कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है और कहता है ये काम नहीं कर रहा, मेरी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो ओरोची का वो मॉन्स्टर सा होता है ये उसके ऊपर आके गिरते हैं और ये इनकी लिफ्ट रुक जाती है और ये किसी तरह यहाँ पे सरफेस पे आ जाते हैं। जैसा मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि किंग का लग भाई कमाल का है और ये लुढ़कते हुए बाहर आते हैं। यहाँ पे जेनोस होता है। जेनोस कहते हैं किंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मास्टर कहाँ पे है, क्या उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया है। तो किंग बोलता है नहीं मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है और ना ही मुझे ब्लिजर्ड के बारे में पता है, ये भी नहीं पता कि वो सेफ है भी या नहीं। तो यहाँ पे ओरोची का ये मॉन्स्टर चारों ओर से इनको घेरने लग जाता है और किंग कहता है ये चिपचिपी सी चीज है क्या, हमें चारों तरफ से घेर लिया इसने। यहाँ पे जेनोस अपना एक हाथ बाहर निकालता है और इधर फायर बीम से वो चारों ओर हमला करता है और ओरोची के इन एलिमेंट्स की वाट लगा देता है। जेनोस ऊपर देखता है और मन में सोचता है क्या
मेरे को ऊपर से बहुत तगड़ी एनर्जी सोर्स महसूस हो रही है। हो क्या सकता है उधर ऊपर? यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि साइटामा की बिल्डिंग ही सबसे टॉप पे होती है और टॉर्नेडो उसको तोड़ के वहां से बाहर आ जाती है और साइकोस उसको अंदर से पूरा चीर देती है और वो खुद भी उस बिल्डिंग से बाहर निकलती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि साइकोस बहुत ज्यादा बड़ी होती है और उसके सामने यहाँ पे टॉर्नेडो होती है। साइकोस कहती है कि चलो अब ये सब खत्म करने का समय आ चुका है। यहाँ पे साइटामा नीचे होता है और कहता है क्या बात है भाई, इतना अंधेरा क्यों हो गया? तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।